आज अपन नेक्स्ट बात करते हैं आपके पिनाका के बारे में। पिनाका क्या है, इधर ध्यान देना। पिनाका जो है इसको डीआरडीओ ने बनाया है और ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब मल्टीपल, एक से अधिक। बैरल का मतलब होता है नलियां, ठीक है ना। फिर रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट बोलते हैं छोटी छोटी मिसाइल्स को। तो ये एक्चुअली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो 44 सेकंड में 12 मिसाइल्स या 12 रॉकेट्स को बैक टू बैक फायर कर सकता है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा सा दिखाई देता है पिनाका। ये पिनाका वेपन सिस्टम है जिसके अंदर आप देखोगे कि 12 आपके बैरल्स हैं जिनके अंदर 12 रॉकेट्स या छोटी छोटी मिसाइलें हमने लगा रखी हैं। पिनाका को आप जहां पे भी ले जाना चाहो वहां ले जाके तैनात कर दो और वहां से आप इसको फायर करना शुरू करो। बैक टू बैक ही आपके 44 सेकंड में 12 मिसाइल्स जो है उनको एक के बाद एक फायर करने में सक्षम होता है। ये जो पिनाका वेपन सिस्टम है इसके दो वर्जन या दो संस्करण तैयार किए गए हैं, पिनाका मार्क 1 और दूसरा है पिनाका मार्क 2। पिनाका मार्क 1 जो है इसकी रेंज है आपकी 40 किलोमीटर और पिनाका मार्क 2 जो है इसकी रेंज है 60 से 75 किलोमीटर। पिनाका जो है वो वर्तमान समय में अगर अपन बात करें तो विश्व का सबसे डेडलीस्ट वेपन सिस्टम है भाई, ठीक है ना। पिनाका जैसे वेपन सिस्टम्स अगर आपके पास में है या कहीं पे तैनात है तो दुश्मन गलती से भी सोच भी नहीं सकता है कि उस डायरेक्शन से वो आगे आ जाए, गलती से भी नहीं सोच सकता। और मैं ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये रियल चीज बोल रहा हूँ। कल भी जैसे अपन ने ब्रह्मोस के बारे में बात करी थी, वो फैक्ट है। आप भले इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आंकड़ों के आधार पे चीजें ऊट पटांग आपको दिख जाए। प्रैक्टिकल लेवल पे जब बात करो ब्रह्मोस से ऊपर कुछ है ही नहीं भाई। बाकी सब आपको देखते मिलेंगे कि सब चाइना बोल रहा है, यूएस बोल रहा है, आपका रशिया बोल रहा है, साउथ कोरिया बोल रहा है हमारे पास में भाई साहब ये मिसाइल है, हमारे पास वो मिसाइल है। वो जब प्रैक्टिकल लेवल पे लाइफ में बात आती है उसको यूज करने की ना, तब आप देखोगे सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन आपके पास में निकल करके आता है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। सेम टू सेम है पिनाका वेपन सिस्टम। पिनाका वेपन सिस्टम जैसे सिस्टम्स मोस्टली कंट्रीज के पास में नहीं है, 4 या 5 देशों के पास में ही है, पहली बात तो। और दूसरी चीज ये, पिनाका जैसे सिस्टम या पिनाका अगर कहीं पे खड़ा है दुश्मन नहीं आ सकता भाई, उधर से सोच भी नहीं सकता। दुश्मन की पूरी अगर बटालियन भी सामने की तरफ है, टैंक की बटालियन हो चाहे दुश्मन की बटालियन हो, पूरा पूरा दुश्मन का छावनी हो भले, आप 3-4 पिनाका लेके गए वहां पे खड़े किए, बैक टू बैक मिसाइल्स फायर करेंगे वो, और पूरा का पूरा जो सामने वाला एरिया है ना उसको धुआं धुआं कर देंगे। वहां पे मतलब वहां पे पूरी आपकी आर्मी की जो छावनी थी या बटालियन थी ना गायब हो जाएगी, वहां से दिखेगा भी नहीं तुमको कि वहां पे कुछ था भी क्या। इसलिए जहां पे पिनाका वेपन सिस्टम आ जाता है वहां पे दुश्मन घुसने की भी कतन सोचता भी नहीं कि तो भाई इधर से एंट्री की जाए। तो सबसे डेडलीस्ट वेपन सिस्टम्स में से एक है आपके पिनाका। और रिसेंटली आपके चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हमने आर्मेनिया को इसको एक्सपोर्ट किया था। आर्मेनिया जो आपका कंट्री है उसको हमने रिसेंटली दो चीजें एक्सपोर्ट करी थी, एक है आपका पिनाका और दूसरा है आपके अस्त्र, ठीक है ना। चलो लिखो इसको, देखें। ने ये जो बेचा अस्त्र मिसाइल और ये, इसके पीछे क्या हिसाब किताब था और आर्मीनिया ही क्यों? तो एक्चुअली क्या है कि थोड़े टाइम पहले एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भाई, आर्मेनिया और अजरबैजान का, ठीक है। आर्मेनिया नाम का एक कंट्री है जिसका इस तरफ है टर्की और दूसरी तरफ है आपके अजरबैजान। ऊपर की तरफ है जॉर्जिया और नीचे की तरफ है आपका ईरान, ठीक है ना। और यहाँ पे आर्मेनिया का एक हिस्सा है जो अजरबैजान के अंदर पड़ता है और इधर आपके अजरबैजान का भी एक आपके हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये भी अजरबैजान है, ये भी है आपका। और यहाँ पे आर्मेनिया का कुछ हिस्सा है जो है अजरबैजान के अंदर, ठीक है ना। इसको लेकर के बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। नगोर्नो काराबाख नाम की ये जगह है जिसके कारण से काफी टाइम से आपके आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं। अब इनके पीछे लड़ने के पीछे कारण क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि पुराने टाइम में आर्मेनिया, अजरबैजान, ये जॉर्जिया, ये सब रशिया के यानी कि यूएसएसआर के पार्ट थे। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके बाद में बहुत सारे देश जो है आपके अलग अलग टूट गए, अलग अलग एथनिसिटी के आधार पे, कोई अपने कहते हैं किसी और तरीके से, लेकिन सब टूट गए। जैसे सर्ब जो थे उन्होंने बना लिया अपना सर्बिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आर्मेनियन जो लोग थे उन्होंने बना लिया अपना आर्मेनिया, ठीक है। अजरबैजान, इस तरीके से बहुत सारे आपके जो देश हैं वो आपके टूट करके और अलग अलग बन गए। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि जस्ट पहले आप जैसे भारत पाकिस्तान का हुआ एग्जैक्टली वैसे वैसे ये है, जब जस्ट पहले आप लोग सब मिल करके रह रहे हो, ठीक है। लेकिन एकाएक अगर आपके कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों में या 1-2 साल के अंदर अगर आपका वो कथन विघटन शुरू हो जाए तो फिर आप उतना तेजी से जो अलग हो नहीं पाओगे।
तो हुआ हुआ ये कि बहुत सारे आर्मेनियन लोग यहाँ पे रहा करते थे और इस जगह पे, तो ये आर्मेनिया का ही एक तरीके से हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि आर्मेनियन लोग रहते हैं, लेकिन अजरबैजान के बीच में पड़ता है, तो इसको लेके काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। अभी किसका है क्या है आप और हम कह ही नहीं सकते, कि यूएसएसआर का पार्ट था, ये दोनों जाने भाई इनकी रामायण क्या है। इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं, ना कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना, ना इन दोनों कंट्री से लेना देना। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को लेकर के अपन जो है वो न्यूट्रल थे, अपनी दोनों से ही दूर की राम राम थी, दोनों से ना कोई पंगा, ना कोई अपना कोई कहता नहीं यारी दोस्ती, दूर से राम राम, दोनों से कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो ये चल रहा है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा, और ये दोनों देश आपको यहाँ पे मैप में बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन उतने बड़े हैं नहीं, ये बहुत छोटे छोटे से आपके देश हैं। अजरबैजान कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा बड़ा है, आर्मेनिया जो है वो छोटा से ही आपका देश है, ये तो मैप को एनहांस किया हुआ है, इसके कारण से आपको ऐसा लग रहा है। अब इनके बीच में रिसेंटली आपके 2021 के आसपास कॉन्फ्लिक्ट वापस से स्टार्ट हो गया, 21-22 के आसपास, और एकाएक जैसे ही आपका कॉन्फ्लिक्ट वापस से स्टार्ट हुआ, तो जबरदस्त माथाफोड़ी इनके बीच में शुरू हो गई, और यहीं से सारी रामायण शुरू हुई है। कोविड के बाद में आर्मेनिया अजरबैजान, उसके बाद में रशिया यूक्रेन, उसके बाद में इजराइल हमास, और अब आप और हमने वो मशाल जो है वो आगे पकड़ ली है भाई, ठीक है, अभी आपके भारत पाकिस्तान। तो ये आर्मेनिया अजरबैजान जो है यहाँ से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इसमें है क्या सीन क्या है, देखो कि जो आर्मेनिया है ये एक क्रिश्चियन कंट्री है, आर्मेनियंस जो है वो आपके क्रिश्चियन है, और अजरबैजान जो है आपका मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मुस्लिम जो आपकी मेजोरिटी है, लेकिन ये मुस्लिम उतने वैसे कट्टर वाले मुस्लिम नहीं है। टर्की और अगर आप देखोगे अजरबैजान, तो ये उतने कट्टर मुस्लिम है नहीं भाई, ठीक है ना। अजीब सी ही बात है, लेकिन ये रियल चीज है और समझने की ही बात है कि एक्चुअली ये जो कट्टरता वाला पूरा पूरा ठेका है ना, ये अपने यहाँ वालों ने, अपनी साइड के जो लोग हैं इन्होंने ले रखा है, सब नहीं। इसके पीछे कारण जो मेरे को समझ में आता है वो कारण ये है, जबकि जो रियल आपके जो ऑटोमन एम्पायर वाले, ऑटोमन एम्पायर बोले तो आपके टर्की वाले हो गए या सऊदी अरेबिया वाले और वो हो गए, आप लोग जाके, आप में से कभी उनको भी आप लोग घूमने भी जाओगे देखोगे भी, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग कट्टर नहीं। इन वो कहता है बेसिक चीजों को लेकर के, धर्म को लेकर के हर कोई फॉलो करता है, धर्म को लेकर के उनकी अपनी मान्यताएं होती है, और उसके लिए वो स्ट्रिक्टली वो मानते हैं कि हाँ भाई हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं, यहूदी हैं, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको उनको वो डे टू डे लाइफ के अंदर वो चीज झलकेगी नहीं, कि हर बात के अंदर, उनके हर एक्शन के अंदर आपको जो ना वो धर्म दिख रहा हो, वो नहीं। और नॉर्मल आपकी एक लाइफ चल रही होती है। बाकी हाँ, अपने धर्म को लेकर के जो अपनी पर्सनल मान्यताएं रखते हैं, काम करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। अपने यहाँ पे क्या है ना, हालात ये है कि सब अपनी हर चीज के अंदर जो ना वो धर्म घुसता है, हर चीज के अंदर, आपके हर एक्शन में, आपकी हर बात में आपके घुसेगा धर्म। अपने यहाँ पे आप इस चीज को नोटिस भी करना, सिर्फ अपने यहाँ का मतलब भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये जो बाद में जो मुस्लिम कंट्रीज कन्वर्ट हुए ना जहाँ पे, वहां पे आप ये पंगा ज्यादा देखोगे। यहाँ पे बात बात के अंदर वो कहता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आएगा, ठीक है, बात बात के अंदर अल्लाह का नाम आएगा, बात बात के अंदर आपके ऐसे एक्शंस आएंगे जिससे यूं लगे आपको कि हाँ भाई आप धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अपने वाले नए नए हैं, तो इसलिए अपने वालों को थोड़ा सा वो कहते हैं ना करना होता है। और अपन, और रियलिटी यही है कि ये जो रियल आपके आप यूं कह सकते हो जहां से मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई है, जो थोड़े से सुपीरियर रहे, जैसे टर्की हो गया, और ये जो आपके स्पेशली सऊदी अरेबिया, और ये जो इस साइड के जो है, ये आपके हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है ना, इनको वो सम्मान या वो तवज्जो देते ही नहीं, इनको गांठते ही नहीं, इनको कुछ मानते ही नहीं, इनकी बात नहीं है, वो कहीं के भी किसी भी मुस्लिम को नहीं मानते अपने बराबर के दर्जे पे, ठीक है ना। और अपने वाले जो होते हैं उनको यूं रहता है नहीं नहीं, उनको कतन साबित करोगे हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम भी तुम्हारे भाई हैं, तो अपने वाले डबल कतन ट्रिपल बातें करेंगे, हर चीज में कट्टरता शो करेंगे, हर चीज के अंदर। तुमने कब उनको देखा है ये सब चीजें करते हुए? और आप वहां पे जाकर के जब देखोगे आपको पता चलेगा कि वहां पे बाहर की दिखाने की चीजें बहुत अलग है, वहां पे सब चीजें चल रही है, सब काम हो रहे हैं, सब चीजें हो रही है, सारी की सारी चीजें जो आप और हम क्लास के अंदर बोल नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, बट वो ठीक है, अपने वालों ने वो कहता है वो झंडा पकड़ रखा है, नहीं नहीं उनके बराबर खुद को साबित करना है, वो आपको हमको लेंगे नहीं बराबरी के लेवल पे। वरना आप खुद सोच करके देखो कि क्या भाई, मेरे हिसाब से आज के टाइम में टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे अच्छी अगर कहीं पे लाइफ स्टाइल सबसे सही कोई जगह है ना, तो आपके सऊदी अरेबिया, यूएई और ये जगह है। यूएई सबसे बेस्ट कंट्री है वर्तमान समय के अंदर, अगर आप कहीं पे रह सकते हो तो सबसे बेस्ट कंट्री है, लिटरली सबसे बेस्ट कंट्री। यूएसए और ये सब नहीं है भाई, स्वीडन वीडन नहीं है ये, ठीक है। तुम इतना सा दंगा करके बता दो यूएई के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर, उल्टा टांग करके तुम्हारी कहते खाल नहीं खींच देना, हिसाब लगा लेना। तो अपने यहाँ वाले जितने ये कट्टर बने घूमते ना, वहां जाकर के तुम ये कट्टरता ये जो ना थोड़ा बहुत भी ये करके बता दो वहां पे,
कुछ भी करके बता दो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, कुछ भी करके बता दो, कुछ भी ऊट-पटांग करके बता दो, तुम वहां पे चोरी करके बता दो। सबसे बेस्ट अभी अगर रहने के हिसाब से कोई जगह है तो वो वास्तव में यूएई और आपके जो ना सऊदी अरेबिया और ये जगह है। हाँ, इनके कुछ रूरल एरियाज है क्योंकि वो कबीलाई संस्कृति से निकल कर गए हैं तो वो अभी भी कट्टर और उस हिसाब से, बाकी इन जनरल आप बात करोगे सबसे सिक्योर, सबसे सेफ वहां पे महिला के साथ में तुम किसी के साथ में भी कुछ भी बदतमीजी करके बता दो, तुम खाल नहीं खींच के रख दे वो तुम्हारी। तुम्हारा अगर कहीं पे कुछ भी गिर गया, कुछ भी हो जाए उसको, वो उस पैसा तुम्हारा या वो जो चीज है ना, अगर कोई उठाएगा ना तो अपने वाले निकम्मे जो वहां पे काम कर रहे हैं ना, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो भले ही उठा के का है अपन ईमेल नीचे रखी बा, सबसे नीचे रख दे। हाँ अब उठेंगे तब ते हैं का पहने जो कैसी लग रहे हैं तुम। और अरे यार सबका कारण तो चलना चोरी कर ले बोले, बाकी वो भी नहीं करेंगे, इतना खौफ है वहां पे कि पुलिस और इस लेवल पे आपके काम करती है। तो जो सबसे प्यारी, सबसे अच्छी जो जगह हो सकती है अभी के टाइम पे लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, हर तरीके से, वो आपका यूएई, सऊदी अरेबिया और ये है। फिलिस्तीनियों को ये क्यों नहीं ले लेते? बाहर के जो आपके इतने वो कहते हैं अफ्रीका से जो मुस्लिम्स आ रहे हैं, जो माइग्रेट होकर, ये क्यों नहीं ले लेते? ये तो नहीं लेते उनको, एक भी नहीं लेता। आज दिन तक ये किसी को अपनी सिटीजनशिप नहीं देते हैं, किसी को भी नहीं। तुम भले वहां पे 20 साल रह के काम कर लो उस कंट्री के लिए, कुछ भी कर दो, नहीं देंगे ये तुम्हारे को परमानेंट जो आपकी सिटीजनशिप है, नहीं मिलेगी आपको, देंगे ही नहीं। यूरोप जाएंगे, सब सारी जगह चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे, आने ही नहीं देते ये लोग। तो ये अपना लेवल अलग सेट करके बैठे हुए हैं। तो अपने वाले जो ना उनको बहुत यूं है, नहीं नहीं हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई, वो हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया। और अपने वाले जो ना, हम देखो वो कहते हैं सबसे बढ़िया, वो कहते हैं हम इस्लामिक वो कहते हैं रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। कट्टरता से कट्टरता अपने यहाँ पे बढ़ती जा रही। तो ये अजरबैजान और टर्की, ये वैसे कंट्रीज थे नहीं भाई, ये बहुत ही आपके जो है ना, यहाँ पे आप अगर देखोगे भी तो मुस्लिम्स में वो बहुत सही आपको दिखेगा कि मुस्लिम अपनी जो है रिचुअल्स उनको फॉलो करते हैं, लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में वो कट्टरता इनके देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से रेडिकलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो बढ़ रहा है। आप देखोगे कि कट्टरता या फिर एक जो कहते हैं संकीर्णवादी सोच है या संरक्षणवादी जो सोच है, वो थोड़ी सी बढ़ रही है। अब उसको आप सही कह सकते हो, गलत कह सकते हो, मैं उसको सही गलत कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये सीक्वेंस आपका चलता है, ये हमेशा चलता है, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था, ठीक है, खूब लोग लिबरल हुए, खूब ये सब कुछ हुए, और पता भी नहीं चला कब जो है वो आदमी जो है वो आपके इस तरफ आ गया, और फिर एक बार वापस ही आएगा। सब कुछ ये चलता रहता है। तो मैं इसको सही गलत वाले परिप्रेक्ष्य में डालता ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है चीजें कैसे चल रही हैं। किसी को डालना है, कोई ज्यादा समझदार है वो डालने को इसको डाल सकता है, भाई अभी तो गलत हो रहा है, कभी कोई कह सकता नहीं अभी सही हो रहा है, वो उनका आउटलुक है। तो ये अजरबैजान और ये जो आपके क्या बोलते हैं टर्की है, ये आपके दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो टर्की जो है इसने अजरबैजान को सपोर्ट किया मुस्लिम कंट्री होने के नाते, ठीक है, लेकिन और आर्मेनिया जो इसको सपोर्ट करने कोई नहीं आया। तो अजरबैजान ने ढंग से पीटा आर्मेनिया को, भयंकर ढंग से पीटा, ठीक है ना। आप ये देखो, और ये है भी कुछ नहीं, आर्मेनिया जो इसकी ओवरऑल आई थिंक जो पॉपुलेशन है ना, वो 20 लाख के आसपास होगी, 20-25 लाख के आसपास ओवरऑल पॉपुलेशन है। और अगर बात करें अजरबैजान की, जिसकी ओवरऑल पॉपुलेशन होगी 1 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका आर्मेनिया है, ये जयपुर से भी छोटा है पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये जो आपका अजरबैजान है, ये दिल्ली से भी छोटा है पॉपुलेशन के मामले में। तो अब तुम खुद सोच लो ये कैसे एक कंट्री है, क्या हिसाब किताब है। दोनों आपस में लड़े, अजरबैजान ने ढंग से पीटा आर्मेनिया को, बुरी तरीके से पीटा, ठीक है, अच्छा खासा इनकी आर्मी को डैमेज पहुंचाया। और क्योंकि टर्की का इसको सपोर्ट था, आर्मेनिया इस भरोसे तक भी रशिया हमारे को हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे नेटो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी काम करती है, वैसे के वैसे आर्मेनिया, रशिया और ये जो आपके कंट्रीज है, इन्होंने भी अपने बीच में एक ट्रीटी करी भी, एक संधि करी भी, भाई अगर एक पे हमला हुआ तो बाकी भी जो है उसको हेल्प करने आएंगे। आर्मेनिया इस भरोसे था कि हम भी क्रिश्चियन कंट्री है, रशिया भी क्रिश्चियन कंट्री है, उसके साथ में हमारी ये ट्रीटी भी है, रशिया आएगा हमारे को हेल्प करने। लेकिन शायद 2 कारणों के चलते, एक तो रशिया खुद उधर यूक्रेन वॉर के अंदर उलझा हुआ था, और दूसरा रशिया को जियोपॉलिटिकल गेम जो है वो उसको समझ में आया हुआ है, ठीक है, और उसको दिख रहा है कि इसको हेल्प करने में अपनी कोई कहता ना फायदा है नहीं, तो इसलिए वो आर्मेनिया को हेल्प करने नहीं आया। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, मेरे को दोनों ही कारण लगते हैं इसके अंदर। तो इसके चलते हुए आर्मेनिया अकेला पड़ गया, अजरबैजान ने इसको ढंग से पीटा, आर्मेनिया की हालत भयंकर खराब हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में आर्मेनिया जो है उसको हथियारों की जरूरत थी, ठीक है, और कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा था, और उस टाइम पे इंडिया ने उसको हेल्प किया। अब इंडिया इसमें पिक्चर में कहां से आता है, जबकि हमारा तो अजरबैजान आर्मेनिया दोनों से कोई लेना देना नहीं, कोई पंगा नहीं। तो इंडिया पिक्चर में आता है यहाँ पर इसके कारण से, टर्की के कारण से,
क्योंकि टर्की जो है इसको पिछले कुछ टाइम से टर्की की और भारत के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है भाई। इसकी शुरुआत होती है आपके लगभग आप यूं कह लो 2017 के आसपास। 2017-18 के बाद में टर्की जो है इसके अंदर अर्दोगान नाम के आपके प्रेसिडेंट है भाई। अर्दोगान जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी आपके कतन व्यक्ति है, जिनका पहले तो उन्होंने टर्की के ऊपर काफी ठीक राज किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टर्की के अंदर कुछ खराबी करी हो, टर्की को उन्होंने खूब ठीक ठाक डेवलप किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन थोड़े से कट्टर है। अब ये कट्टर किस सेंस में है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति जब कट्टर होता है तो मेरे को उसका हिसाब किताब समझ नहीं आता है, क्योंकि वो लोग कट्टरता को यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, ठीक है ना कि इसलिए कि वो उन फेथ के अंदर ना कहते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से क्या बोलते हैं आपका समर्पित है, ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं। तो जो भी उनके कारण रहे, लेकिन अर्दोगान जो वो बहुत ही कट्टरतापूर्ण आपके तरीके से काम कर रहे, और टर्की जो कि बहुत ज्यादा लिबरल था कंट्री, उसको ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है वो आपके इस्लामिस्ट कंट्री जो है उस डायरेक्शन में इसको लेकर के जाने लगे, ठीक है। कुछ लोगों ने वहां पे विरोध किया, कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी थे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे अर्दोगान जो है उनका एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, और वो ये है कि जब टर्की जो है इसको पुराना जो इनका ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन साम्राज्य वाला रुतबा था, दर्जा था, वहां पे लेकर के जाया जाए। और जो पुराने टाइम के अंदर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था वो होता था खलीफा। वो जो खलीफा वाला जो एक लेवल है वो मैं प्राप्त करूं, और जो ऑटोमन एम्पायर जो उस टाइम पे पूरे के पूरे आपके मुस्लिम साम्राज्य का एक तरीके से मतलब सिरमौर हुआ करता था, उस लेवल पे मैं लेके जाऊं वापस से टर्की को, ठीक है ना। और ऑटोमन एम्पायर एक टाइम पे बहुत फैला हुआ था भाई, बहुत बड़ा था आपका, आपके पूरे नॉर्थ अफ्रीका, आपका पूरा सऊदी अरेबिया, ये वो, और इवन आपको जानकर के अचंभा होगा स्पेन जो है वो एक टाइम पे मुस्लिम कंट्री था भाई। स्पेन और पुर्तगाल जो है इसको मुस्लिम जो है जाकर के वहां पे कन्वर्ट करवा दिया था, पूरा का पूरा मुस्लिम हो गया था ये, पूरा का पूरा। उसके बाद में धर्म युद्ध छेड़ा गया और उसके इन्होंने क्रिश्चियंस ने, और उसके बाद में स्पेन पुर्तगाल वहां से जो आपकी चीजें हटनी शुरू हुई थोड़े, फिर जो है आपकी ये इस तरफ आपके खिसक गए। अदरवाइज ऑटोमन एम्पायर एक टाइम पे काफी बड़ा और काफी फैला हुआ साम्राज्य था, अपने भी इधर अफगानिस्तान तक वो पहुंच गया था, ठीक है ना। तो इनको वो था कि यार वो पुराना जो रुतबा है वो प्राप्त किया जाए, और मैं जो है वो खलीफा वाला जो है ना लेवल उसको मैं प्राप्त करूं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो मुस्लिम कंट्रीज जो है उनका नेता बना जाए, ठीक है, और खुद को सुपीरियर साबित किया जाए कि मैं हूं तुम्हारा नेता। अब अभी के टाइम के अंदर मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसका नेता कौन है, नो डाउट है अभी के टाइम में सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो चीज होती है वो होता है पावर और पैसा, और सऊदी अरेबिया के पास में इतना पैसा है कि बाकियों को सबको ना बेच करके 10 बार खा जाए, इतना पैसा है उसके पास में। और पिछले टाइम्स काफी टाइम से वो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसकी लाइजनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसके कारण से सऊदी अरेबिया जो है वो अभी के टाइम में नो डाउट मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे आपका टॉप यूं कह सकते हो कंट्री है, जो उनको एक तरीके से इनडायरेक्टली लीड करता है या उनका लीडर बना हुआ है। टर्की चाहता है सऊदी अरेबिया को हटा करके वो उस जगह पे आ जाए। क्या टर्की के पास में उतना पावर और पैसा है जितना सऊदी अरेबिया के पास में है? नहीं है भाई, ठीक है ना। दूसरी चीज, क्या टर्की के जो रिलेशंस हैं वो वेस्ट के साथ में इतने अच्छे हैं जितने सऊदी अरेबिया के हैं? नहीं है भाई, ठीक है ना। क्योंकि टर्की पिछले बहुत टाइम से 30 या 40 सालों से ट्राई कर रहा है कि मेरे को यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन उसको यूरोपियन यूनियन जो वो शामिल नहीं कर रहा है टर्की को। टर्की के नहीं मैं तो यूरोपियन हूँ, हमको शामिल करो, और यूरोपियंस जो है वो उसको होल्ड पे रखे हैं, हाँ दिखते हैं, कंसिडर करते हैं। तो पिछले 30-40 साल तो हो गए टर्की ने ये नहीं किया है, मतलब टर्की को उन्होंने शामिल नहीं किया। तो एक्चुअली क्या है कि भाई टर्की का स्ट्रक्चर अभी के टाइम के अंदर वो है नहीं कि वो सऊदी अरेबिया को टक्कर दे सके पैसे के मामले में, पावर के मामले में, रुतबे के मामले में। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर शॉर्टकट अपनाया जाए। आपको अगर किसी भी कम्युनिटी का लीडर बनना है तो आपके पास में दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है लॉन्ग टर्म और स्थायी, और दूसरा तरीका होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। और वो सही है कि नहीं है वो तो टाइम ही बताता है। लॉन्ग टर्म और स्थायी तरीका ये होता है, और आप इसको बहुत अच्छे से समझना, अभी के इंडिया की और राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है ये पूरी इसी पे चल रही है। आपको बहुत अच्छे से चीजें पकड़ में आएगी, रिलेट करने की कोशिश करना कि आप किसी भी कम्युनिटी के अगर नेता बनना चाहते हो तो एक लॉन्ग टर्म जो तरीका है और स्थायी जो तरीका वो ये है कि आप उस कम्युनिटी के लिए काम करो, लंबे समय तक काम करो। जब आप समर्पित होकर के डेडिकेटली उस कम्युनिटी के लिए, उस कंट्री के लिए काम करते हो, तो उस कंट्री के लोग या उस कम्युनिटी के लोग देखते हैं आपके समर्पण को, आपके डेडिकेशन को, आपके काम को, आपको वो सम्मान दिया जाता है। धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुंचते हो, और आज नहीं तो कल आप उनके लीडर भी बन सकते हो अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो, ठीक है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म तरीका है, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लंबे समय तक आपके एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है ना। पर अगर आपके पास में टाइम नहीं है
जैसे कि अर्दोगान के पास में नहीं है, या फिर अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है, जैसे कि आजकल के मोस्ट ऑफ युवाओं के पास में नहीं है, या युवा नेताओं के पास में नहीं है, तो अगर आपको फिर भी बनना है किसी भी कम्युनिटी का नेता, तो सबसे बढ़िया काम क्या है? एक काम करो, उस कम्युनिटी के अगेंस्ट जो कम्युनिटी है उसको पानी पी पी करके गालियां देना शुरू करो, उसको कोसना शुरू करो भयंकर तरीके से, ठीक है ना। ये आज के टाइम में आप धर्म, जाति, हर लेवल पे आप देख सकते हो, कोई भी जिसको भी अपनी जाति का नेता बनना है तो अच्छे से देखना उसने जाति के लिए क्या भला किया हो नहीं किया हो, लेकिन उसने एक काम जरूर किया होगा, सामने वाली जो जाति आपको लगता है कि उसकी पॉलिटिकल राइवल है, उसको वो मुंह बंद मतलब आंख बंद करके वो गालियां देना शुरू करता है, ठीक है ना। या जिस धर्म के लिए वो कतन नेता बनना चाहता है, वो आंख बंद करके सामने वाले धर्म को जो वो गालियां देना शुरू करता है। सेम काम अर्दोगान ने किया, वो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता बनना चाहते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जो कम्युनिटी मानी जा सकती है सो कॉल्ड, वो कौन सी है भाई? 4 कम्युनिटी है, 4-5 कम्युनिटीज हैं, और हर एक धर्म के विरुद्ध सारी है। तो इनके विरुद्ध जो मानी जा सकती है वो है क्रिश्चियंस, फिर है आपके जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म, फिर है आपके सनातन धर्म, ठीक है, फिर है आपके बौद्ध, ठीक है। बौद्ध वाला बिल्कुल ही साइड हो जाता है क्योंकि बौद्ध बहुत लिमिटेड से है, लिमिटेड सी जगह पे है, और वो काइंड ऑफ आपके जो ना सनातन के साथ ही उनको कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ले देख करके बच्चे आपके क्रिश्चियंस, जुडाइज्म, यहूदी और आपके सनातनी, तो तीनों को गालियां देना शुरू करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज सामने आती है, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर आप क्रिश्चियंस को गालियां दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज कौन से हैं? यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं ये, तो ये फिर तुम्हारे को यूरोपियन यूनियन में शामिल ही नहीं करेंगे, और फिर नेटो के साथ में और तुम जुड़े हुए हो, तो तुम अगर गालियां देना शुरू करो पटक पटक के मारेंगे ये तुम्हारे को, तो क्रिश्चियंस को तो तुम गालियां दे नहीं सकते, ठीक है। तो वो साइड हो गया। दूसरे बचे आपके यहूदी और सनातनी, इनको इन्होंने गालियां देना शुरू किया। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हो दुनिया के अंदर, तो अगर आपने यहूदियों को सीधे सीधे गालियां दी तो आपको एंटी सेमेटिक बोल दिया जाएगा, ठीक है, कि साहब आप जो है यहूदी विरोधी हो, यहूदियों से डरते हो, ठीक है, फोबिया है आपको। और अगर आप हिंदुओं को या सनातनियों को सीधे सीधे गालियां दोगे तो फिर क्या होगा? आपको हिंदू फोबिक बोल दिया जाएगा, ये लीडर बनने लायक नहीं, ये तो कट्टरता फैलाता है, हिंदू फोबिक है, ये एंटी सेमेटिक है, एक आपके ऊपर टैग लग जाएगा दुनिया के अंदर, और आप उस लेवल के नेता बनना चाहते हो तो फिर काम चल नहीं पाएगा। तो फिर क्या हो? तो साहब इनके सिंबल है ना, उनको गालियां दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहूदी धर्म का सिंबल क्या है? इजराइल, एक तरीके से उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? इजराइल। और सनातन धर्म को कौन रिप्रेजेंट करता है? वो है आपका इंडिया और नेपाल, ठीक है। नेपाल अब कुछ है नहीं इस लेवल पे, तो उसको तो क्या ही बोलना तुम्हारे को, तो बचा आपका इंडिया। इन दोनों को, अब अगर आप इन दोनों को क्रिटिसाइज करते हो, इन दोनों को गालियां देते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उन्होंने यही काम करना शुरू किया, इसराइल को कोसना शुरू किया पानी पी पी करके, कि भाई वहां पे मुस्लिम्स के साथ में ये हो रहा है, इसराइल ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढिमकाना, ये इसराइल ऐसे कर रहा है, कहना वो जाते हैं यहूदी, और इनडायरेक्टली वो यही यही बोल रहे हैं, ठीक है ना। पर जनता भी जानती है और वो भी जानते हैं कि अपन ये बोल नहीं सकते, और जनता ऐसे लोगों को बहुत फेवर करती है भाई, क्योंकि जनता खुद क्या है ना, करप्ट है, अपन खुद हैं घटिया, लीचर, जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सारी दिक्कतें जो है, चीजें जो है हमारे अंदर भी हैं, कहीं ना कहीं दबी भी है, और हम डरते हैं कि साहब ये हमारी गंदगी किसी को दिख नहीं जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति आता है और उसको खुलेआम ओन करता है और वो पानी पी पी के गालियां देना शुरू करता है सामने वाली जाति को, सामने वाले धर्म को, या सामने वाली कम्युनिटी को, तो तुमको लगता है कि हाँ ये है हिम्मत वाला, ये है हीरो, ठीक है ना। हम नहीं बोल पा रहे लेकिन ये हमारी बात बोल रहा है और खुले आम बोल रहा है। देख लेना भले, आपको राजस्थान की पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग मिलेंगे अभी के टाइम पे, ठीक है, जो एकाएक निकल करके आए हैं और आपके नेता बन गए हैं, ठीक है ना। आप इंडिया की पॉलिटिक्स में भी देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकाएक निकल करके आए हैं और सब किसी भी वकतन धर्म के आपके जो है ना नुमाइंदे बन गए हैं, वो अपने आप से ही बन गए। हर लेवल पे ये चीज चल रही है, हर लेवल पे। आप उनसे पूछो भाई तुमने क्या किया इस कम्युनिटी के लिए, आपकी कास्ट के लिए, इस कंट्री के लिए, तो उसके लिए लगता है टाइम, खूब टाइम लगता है उसके लिए, तब जाकर के वो लोग जो है ना वो आपको मानते हैं आपका नेता। काम तुमने कुछ किया नहीं है, बस हाँ गालियां देनी है, वहां पे पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छे से ये चीज चल रही है। तो ये अर्दोगान ने किया, तो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के लिए क्या हेल्प करी हो, कहीं पे कुछ किया हो, ठीक है ना, कि कोई आपके गर्त में जा रहा था उसको हेल्प किया, कहीं पे उन्होंने कहते हैं ना पढ़ाई के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, कोई दूसरे तरीके से किन्हीं के डेवलपमेंट में योगदान दिया? नहीं। खुद की कंट्री को संभालो आप, वही
वही बहुत बड़ी बात है, संभाला भी। ऐसी बात नहीं कि टर्की को उन्होंने बर्बाद किया, नहीं, टर्की उनके टाइम में ठीक ठाक ग्रो किया, आपका ठीक ठाक, बहुत अच्छा भी नहीं तो ठीक ठाक ग्रो किया। तो तुम तो पूरी दुनिया के नेता बनना चाह रहे हो ना, तो कैसे बनोगे ऐसे ही। अब इसराइल को तो गालियां देना बनता है कि साहब वहां पे तो देख रहे हैं हम क्लियरली कि साहब वहां पे कई बार ऐसा हो बहुत रहा है पढ़ उसके रहे हैं, कुछ एक्शन पागल के हो कारण गए। से, जिसके कारण से मुस्लिम्स के साथ में या फिर वहां पे जो फिलिस्तीनी है उनके साथ दिक्कत हो रही है, और ये फैक्ट है और ये होना लाजमी भी है भाई। इसके अंदर आपको कोई बीट भी लगा वो दो कहते हैं बायसनेस रखने की जरूरत नहीं। वो जगह जो है वो आपके फिलिस्तीन जो है वो जो जगह है, एरिया जो वो फिलिस्तीनियों का ही है, ठीक है ना, ये उन्हीं लोगों की जगह है। इसके अंदर जो कल्प्रिट है वो ना तो इसराइल वाले लोग हैं, यहूदी हैं, ना आपके फिलिस्तीनी हैं। इसके अंदर ये दोनों तो विक्टिम है, और इसमें सबसे बड़े जो विक्टिम है वो है आपके फिलिस्तीनी। और इसके अंदर जो सारी करामात कर रखी है ना, जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता, वो है यूएस और यूके। ये दो सबसे बड़े और सबसे खराब वो कहता आप जो कह सकते हो कंट्रीज हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर मेजर मेजर जितने रायते फैले हुए देख रहे हो ना, बड़े बड़े रायते फैले हुए, 70% रायते इन्हीं के फैलाए हुए हैं, ठीक है ना। ये जो इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर हम में से तुरंत प्रभाव से कहता हम दो साइड में हो जाते हैं कि कोई फिलिस्तीन के साथ है, कोई आपके इसराइल के साथ में है। लेकिन हकीकत ये है, और कोई इसको गालियां दे रहा है, कोई इसको गालियां दे रहा है, हकीकत ये है कि दोनों की गलती नहीं, इनकी गलती है 20-20% बेचारों की, ठीक है, कि भाई ये गलत चीज है कि साहब इसराइल ये फिलिस्तीन या हमास की तरफ से आपके जो है आतंकवादी गतिविधियां की जा रही है, गड़बड़ें की जा रही है, वो बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। लेकिन वो 20% है। इसराइल की तरफ से इतना अग्रेसिवली इन चीजों को डील किया जा रहा है जिसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ये भी गलत चीज है। तो 20% इसकी भी गलती है। असली जो रायता फैला रखा है वो यूएस और यूके ने फैला रखा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कनेक्ट होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ज्यूज को जो है इन्होंने जाकर के आपके वेलफेयर डिक्लेरेशन पढ़ना, हम जाकर के आपको पता चलेगा, जाकर के ज्यूज को प्रॉमिस कर दिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारे को जो है तुम्हारा जेरूसलम के आसपास जहां पे तुम सेटल होना चाहते हो, ठीक है ना, हम तुम्हारे को वहां पे सेटल कर देंगे, वहां पे हम तुम्हारे को जमीन दे देंगे। इन्होंने प्रॉमिस के पक्का प्रॉमिस, यहूदियों ने इनका साथ दिया तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने कर दिया पूरा पूरा, पहले ही तोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे ही ये कहते हैं जीत करके इन्होंने ला करके वहां पे ये क्या बोलते हैं आपके यहूदी जो है इनको ला करके वहां पे बिठा दिया। फिलिस्तीनी बेचारे गरीब से वहां पे रहने वाले लोग थे, इतनी वहां पे वो कहते हैं जगह की अभी कोई मारा मारी नहीं थी, बहुत खुली खुली खूब जगह थी, वहां पे लाकर यहूदियों को बिठा दिया और उनको बोला आज से ये जगह तुम्हारी। फिलिस्तीनी देख रहे कि ये कौन है और ये तुम कौन हो जो आके बोल रहे हो ये जगह कहते हैं आज से इनकी। और फिर उनको बोला यहूदियों को अब तुम संभाल लोगे, ये जगह हमने तुमको पकड़ा दी, ये अब से तुम्हारी, तुम संभालोगे, अब हम संभाल लेंगे। फिलिस्तीनी को भाई तुम हो कौन है, किधर से आए हो, ये तुम्हारी कैसे जमीन होगी, अरे कि हिस्टोरिकली हमारी जमीन थी और इन्होंने हमारे को दी, अरे कि ये कौन होते हैं, हमसे बात करो यार, उसके बाद में कुछ होगा डिस्कशन तो कुछ करेंगे, बस उसके बाद में ये देख लो तुम इसराइल और ये कहते फिलिस्तीन लड़ रहे हैं अपने आपस में, तो जो रह रहा है उससे तो पूछो भाई कि ये जगह जो है ये तुम उनके साथ में शेयर करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कि सब ये हिस्टोरिकली जो है आप दोनों की रही है, बाद में ठीक है यहूदियों को मार मार के यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है, तो साहब तुम भी थोड़ा समझो, इनको आने दो यहाँ पे, अपन जो है वो मिल बांट कर ये रह लेंगे, उनको तो कॉन्फिडेंस में लो, उनसे तो बात करो, पूछा नहीं कुछ किया नहीं, तुम अलग ही लेवल पे जो है ना उनके बिहाफ पे खत्म प्रॉमिस करके आ रहे हो बिल्कुल वो जगह तुम्हारे को हम दे देंगे, अरे तुम कौन होते हो यार देने वाले। पर वो क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अधीन आती थी तो इसलिए उन्होंने कर दिया, उसको कर दिया, ला कर वहां पे लोगों को बिठा दिया और वो तब से लेके आज दिन तक लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप खुद इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो यार गलती किसकी है, सीधी सी चीज है, ठीक है। तो वो सेम चीज यहाँ पे क्या है कि आपके इसराइल को लेकर के आप क्रिटिसाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत मुस्लिम्स को लेकर, लेकिन इंडिया को लेकर तुम कैसे क्रिटिसाइज कर लो मुस्लिम्स को लेकर, जितनी बाहर पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर रहती है मुस्लिम्स की, और बहुत सलीके से रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, आज दिन तक दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे जब पारसियों को दिक्कत नहीं आई, जिन पर्शियंस को वहां से मार मार करके पीट करके भगा दिया गया पर्शिया से, आज का जो ईरान है वो एक टाइम पे पर्शिया हुआ करता था भाई, और बहुत आपका डेवलप्ड जगह हुआ करती थी, भयंकर डेवलप्ड हुआ करती थी, वहां पे कुछ आक्रांता आए बाहर से, सारी वहां पे निश्चित नाबूद कर दी, चीजें खत्म कर दिया, वहां के लोगों को मार दिया, वहां से मार मार के उनको भगा दिया, पर्शियन सारी तरफ भाग गए, और उनमें से कुछ जो है वो इंडिया आए, इंडिया में जो आए वो आज भी वहां अपने इंडिया के अंदर बिल्कुल सेफली रह रहे हैं, अपने रिचुअल्स को बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो कर रहे हैं। बाकी वाले कहाँ गए कैसे गए, कोई मर गए, कोई छोटे मोटे कहीं पे हैं तो है। इंडिया के अंदर पारसी कम्युनिटी आज भी बहुत आराम से रह रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो किसी भी कम्युनिटी को इंडिया में कोई दिक्कत है नहीं, किसी को भी नहीं है, कोई भी हो गए। तो तुम मुस्लिम्स के लिए तो बोल ही कैसे सकते हो, जो सेकंड सबसे बड़ी वो कहता आपकी मेजोरिटी है, ये बात बोलना बंद कर दो भाई कि माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड मेजोरिटी है, सीधी सी बात ये है। तो उनको कैसे दिक्कत हो सकती है
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर एक जगह है जहां पे कोई ना कोई जो ना कीड़ा कर सकता है, वो है कश्मीर। तो इसलिए क्या है ना, अर्दोगान ने 2017 के बाद में एकाएक पता नहीं उसको कहां से माता आई और उसने जो है वो कतन इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू किया और यूएन के अंदर जाकर के उसने कश्मीर का इश्यू रेज करना शुरू किया कि जब कश्मीर जो है उसके अंदर माइनॉरिटी के ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना, यूं करना शुरू किया। इंडिया मतलब एकाएक अचंभे में रह गया, ओ भाई तू किधर, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किधर, तू क्यों बोल रहा है इसके बारे में? चले नहीं नहीं कि माइनॉरिटी के साथ में दिक्कत हो रही है, मैंने कहा तू चुपचाप बैठे रहे, ये जो कश्मीर इशू है ये भारत पाकिस्तान का है, हम सॉल्व कर लेंगे, और ये जो तू बातें कर रही है हमारा इंटरनल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम देख लेंगे उस चीज को, कैसे देखना है, कैसे टैकल करना हम कर लेंगे। लेकिन आपका जो टर्की है वो नहीं रुका भाई। टर्की कंटिन्यूसली इसके ऊपर जो यूएन के अंदर चर्चा करते रहा, जबकि इंडिया का क्लियर स्टैंड है पिछले बहुत टाइम से कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, पहली चीज द्विपक्षीय है, इसके ऊपर अमेरिका और चाहे यूएनओ हो, किसी की भी पंचायती हम बीच के अंदर नहीं कतन लेने वाले, सहन करने वाले, तो चुपचाप अपने अपने काम से काम रखो। तो पहली चीज द्विपक्षीय मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान इसको अपने लेवल पे निपटा लेंगे, और दूसरी चीज इंडिया के दो ही स्टैंड है, और दूसरी चीज कि ये जो कश्मीर इशू है इसके अंदर भी जो बात होगी या जो प्रॉब्लम है वो ये है कि साहब पीओके को पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जे कर रखा है और पाकिस्तान उसको कब छोड़ रहा है, दैट्स इट। पहली चीज द्विपक्षीय मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान बातचीत से इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करते टाइम पे बात भी किस पे होगी, सिर्फ एक ही चीज पे बात होगी, वो ये है कि पीओके को ये पाकिस्तान कब खाली कर रहा है, और कोई बात ही नहीं होगी। तो भारत ये कब से स्टैंड क्लियर कर चुका भाई, क्लियर कर चुका, इसके ऊपर और कोई कश्मीर के ऊपर कोई बात होगी ही नहीं, दूसरी एक ही बात होगी, और वो बात भी कौन करेंगे, दो जने करेंगे, भारत और पाकिस्तान करेंगे। तो हमने टर्की को खूब समझाया भाई तू क्यों कर रहा है यार बीच में फटफट। सेम ही टाइम पे आपके जो है उसके थोड़े टाइम बाद में अपने यहाँ पे कश्मीर के अंदर ये धारा 370 को हटा दिया, और उसी टाइम पे एक और जगह है भी जहां पे थोड़ी सी और फटफट हो रही थी, और वो है आपका मलेशिया। मलेशिया जो आपका कंट्री है, ठीक है, वहां पे क्या था, वो भी आपके मुस्लिम कंट्री है, पता नहीं वहां के राजा को, वहां की गवर्नमेंट को क्या सूझा, उनके भी दिमाग के अंदर यही फितूर चढ़ा कि साहब मुस्लिम जो कहता ना आपके वर्ल्ड है इसके जो लीडर बनेंगे, या इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा एक रुतबा हासिल करते हैं अपन, और वही तरीका, एक तो लॉन्ग टर्म तरीका होता है कि आप मुस्लिम्स के लिए काम करो, उस कम्युनिटी के लिए काम करो, देन वो रिकॉग्नाइज करेंगे आपके एफर्ट्स को, आपके समर्पण को, आपको जो वो सम्मान देंगे, तवज्जो देंगे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप शॉर्टकट तरीका है, गालियां देना शुरू करो। तो उसने भी इसराइल को गालियां देना शुरू किया, भारत को गालियां देना शुरू किया, भारत के स्पेशली ये जो कश्मीर वाला इशू है इसको इसने रेज करना शुरू किया यूएन के अंदर। तो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था कि एकाएक से जो आज दिन तक पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था, वहां पे अब जो है वो टर्की और मलेशिया आकर ये यूएन के अंदर कश्मीर की बातें कर रहे हैं, जबकि हम यूएस को, यूके को, जर्मनी को सबको चुप करवा चुके, चाइना को भी चुप करवा चुके, तो भाई इसके ऊपर बात मत कर, और नहीं होगी मतलब नहीं होगी इसके ऊपर बातचीत। लेकिन ये दो जो है बीच में एम ही फटफट कर रहे हैं, तो अपन ने इनको खूब समझाया भाई शांत हो जाओ यार, मत करो फालतू काम, तुम्हारे क्या लेना देना है इसके अंदर, क्यों जबरदस्ती जो है कश्मीर की राग अलाप रहे हो, ना 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 ना। और ये माने नहीं, तो उसके बाद में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि भाई इनको जो फिर समझाने से नहीं मान ले, तो फिर इनको टैकल किया जाए, और इनको इन्हीं की भाषा में टैकल किया जाए। और अपन ने दोनों को टैकल किया, बहुत तबीयत से टैकल किया भाई, बहुत तबीयत से। मलेशिया को भी अपन ने टैकल किया, ठीक है, और उसकी तो अपने ढंग से बैंड बजाई। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अपनी गवर्नमेंट की जो कूटनीति है और विदेश नीति है उसका गजब डेमोन्स्ट्रेशन किया भाई अपन ने, कि इन दोनों को अपने जो कहते हैं एक तरीके से फिट किया ना कोने के अंदर या बक्से के अंदर, वो मतलब बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। आप इस चीज को समझो कि भाई मलेशिया से, जैसे शुरुआत करें अपन मलेशिया से, मलेशिया और भारत के भाई अपन को ये था कि मलेशिया को सबक सिखाया जाए, तो सबक कैसे सिखाओ, क्या मलेशिया को ऊपर मिलिट्री अटैक कर दो, नहीं ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, पागल थोड़ी है अपन। दूसरी चीज, तो फिर क्या किया जाए, मलेशिया को नुकसान तो पहुंचाना है, उसको सबक तो सिखाना है, कैसे सिखाए, तो सब कुछ ट्रेड वेड कुछ होता हो, कोई और तरीके से जो है इसको घेराबंदी की जाए, कुछ किया जाए, करें कैसे, मलेशिया से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, और जो छोटा मोटा लेना देना है उसमें भी हमारी डिपेंडेंस है मलेशिया के ऊपर, कि मलेशिया से बहुत बड़े लेवल पे पाम ऑयल खरीदता है इंडिया, बहुत बड़े लेवल पे पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है वो एक ऐसी चीज है जो बहुत एसेंशियल है भाई, आपके कॉस्मेटिक आइटम्स, आपके खाने पीने का आइटम्स के अंदर इधर उधर बड़े लेवल पे यूज आता है पाम ऑयल, इतने बड़े लेवल पे कि तुमको कोई आइडिया भी नहीं। पाम ऑयल जो है आपके खाने पीने की हर चीज के अंदर है, हर चीज के अंदर, आप आइसक्रीम भी देख रहे हो उसके अंदर भी आपके पाम ऑयल है, हर चीज में है पाम ऑयल आज के टाइम के अंदर। तो हमारी बहुत बड़ी एक इसेंशियलिटी है, हमारी एक जरूरत है, और पाम ऑयल को जो प्रोडक्शन कर रहा है सबसे बड़े लेवल पे वो है आपका मलेशिया, और हमारा उसके ऊपर जबरदस्त डिपेंडेंस है। तो हम करें क्या, हमारा तो उल्टा वो कहता नहीं, एक तो उसकी हमारे पे डिपेंडेंस है तो हम उसको तुरंत रोक दें तो फंस जाए,
हमारी डिपेंडेंस है उस पे, तो हम करें क्या उसका? ठीक है, अब अगर आपको कुछ, आप उससे कोई नहीं तो आप ट्रेड रोक दो उससे, जो भी हमारे पाम ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है उसको रोक दो। ठीक है, तो मलेशिया को सबक मिलेगा। सबक क्या मिलेगा? तुम्हारी इंडस्ट्री जो बर्बाद हो जाएगी भाई। तुम्हारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन, जो चीजें हो रही है, जो प्रोडक्शन वो रुक जाएगा, और जो बचा खुचा कोई है तो उसके आपके जो प्राइस है वो इतने हाई हो जाएंगे कि यहाँ पर हम ही जाके सरकार के जो ना कपड़े फाड़ देंगे कि तुमसे कहते हैं संभलता नहीं है, रायते फैलाते क्यों हो। तो सरकार यहाँ पे गंदी तरीके से फंस गई भाई, यार करें क्या इसका? तो भी सरकार ने इसके अंदर एक जबरदस्त आपका जो है ना वो सोल्यूशन निकाला, और सरकार ने जितने भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना उन सबको बुलाया, उनकी मीटिंग बुलाई, उनको बुला कर कहा कि देखो हमारे पास में एक प्लान है, तुमको पता तो होगा मलेशिया ने ऐसा ऐसा कि हाँ मालिक के पता तो है, तो हमको उसको टैकल करना है। अब अगर हमने पाम ऑयल के ऊपर सीधा सीधा बैन लगा दिया तो मलेशिया डब्ल्यूटीओ में चला जाएगा, और डब्ल्यूटीओ में जाएगा अपन अगले दिन ही हार जाएंगे, तो वो तो अपने लिए उल्टा वो कहता ना, बिल्कुल ही वो कहता ना हार वाली, वो कहता ना शर्म वाली बात हो जाएगी कि तुमसे कुछ और तो हुआ नहीं, तुमने ये फड़फड़ करने की कोशिश करी, इसमें भी तुम जो हो मारे गए, पिट गए तुम इसके अंदर भी। तो हमने कहा देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम वो कहता ना इसके ऊपर सीधा सीधा बैन लगाते, लेकिन एक हमारे पास में प्लान है, और तुम शांति से पूरा उसको सुनना, उससे बाद में जो ना बात करेंगे अपन इसके ऊपर। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मालिक, बताओ देखें क्या प्लान है आपका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो हम ये चाह रहे हैं कि तुम मलेशिया से जितना पाम ऑयल लेते हो ना, वो सारा का सारा पाम ऑयल जो है तुम लेना बंद कर दो। ठीक है ना? और इंडस्ट्रीज बढ़ गए कि पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया बुड्ढे का, क्या वो कहता बंद कर दो खरीदना, ऐसे होता है क्या? हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पे जो है ना वो प्राइस हाइक हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ समझ तो है नहीं तुम्हारे को, कुछ भी आकर के बोल देते हो, तुम्हारे पॉलिटिक्स के चक्कर में कंट्री का बट्टा बैठा दोगे, हमारे बट्टे बैठा दोगे। नहीं 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 नहीं, अरे सुनो तो सही यार, कि तुम पूरी बात तो सुनते नहीं हो। तो रुको, फिर उनको सुनाया कि देखो हम तो अगर बैन कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुम एक काम करो, तुम पाम ऑयल खरीदना बंद कर दो, हमने तुम्हारा जुगाड़ जो है ना दूसरी तरफ बात कर लिया, हमने प्लान कर लिया है। ठीक है, तो क्या किया मालिक आपने? तो इंडिया ने क्या किया, इंडोनेशिया से बात कर ली थी। पाम ऑयल प्रोडक्शन के मामले में मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ठीक ठाक प्रोडक्शन करते हैं, मलेशिया काफी ठीक करता है, लेकिन मलेशिया सब ज्यादा आपका पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करता है। वो कारण ये है कि मलेशिया ने वहां पे इंडस्ट्री बहुत अच्छी इसकी स्टैब्लिश कर ली है, जो इसके पाम ऑयल को रिफाइन कर देती है। ठीक है, और उसके बाद में रिफाइंड पाम ऑयल जो वो आराम से आपका जो बिकता है, बढ़िया तरीके से बिकता है। इंडोनेशिया के साथ में दिक्कत ये है कि इंडोनेशिया जो है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, इंडोनेशिया में भी पाम ऑयल का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे ग्रो नहीं करी है। तो उनका क्या है कि जो पाम ऑयल है वो रॉ होता है, कच्चा तेल टाइप का वैसा सा होता है। ठीक है ना, उसको आपको लेके रिफाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका एडिशनल कॉस्ट आता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ता है। तो मोस्टली जो है वो आपके इंडोनेशिया वाला पाम ऑयल इतना नहीं बिकता इंडस्ट्री के अंदर, मेनली बिकता है आपका मलेशिया वाला। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो इंडोनेशिया से बात करी, इंडोनेशिया को फोन लगा कि भाई साहब और क्या हालचाल आपके? तो हालचाल तो बढ़िया है मालिक, मतलब आपने फोन किया बड़े भाई ने, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। अरे अरे नहीं हुई, हमने तो चलते फिरते बात कर ली, सोचा याद लगी। फिर हमने कहा कि यार हम सोच रहे हैं कि आपसे पाम ऑयल खरीदा जाए। ठीक है, इंडोनेशियन कहा अरे बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप जितना चाहो जैसा चाहो ले लो। तो कितना चाहिए आपको? वैसे तो आप मलेशिया से खरीद ही रहे हो, छोटा मोटा और एक्स्ट्रा चाहिए तो हम कर देंगे पूर्ति। हमने कहा नहीं नहीं, एक्स्ट्रा वाली बात नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि पूरा आपसे ही ले। इंडोनेशिया गदगद हो गया कि यार कि मतलब गजब यार, भाई इंडिया जितना कंजप्शन कर रहा है पाम ऑयल का, अगर वो लेने लग जाए इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के मजे ही मजे हैं। तो इंडोनेशियन का साहब मतलब मजाक कर रहे हो क्या आप? हमने कहा नहीं नहीं भाई साहब, मजाक नहीं है, सीरियस है, आपसे खूब इतना इतना हमारे को जो ना पाम ऑयल चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपको ये तो पता नहीं, हम दे तो देंगे आपको ये पाम ऑयल, पर आपको ये तो पता ना हमारे वाला जो है वो रॉ है ना, वो आपका रिफाइंड नहीं है। हमने कहा अरे क्या टेंशन लेते हो यार भाई, हो तुम हमारे, तुम कहता तुम दे दो जैसा होगा हम ले लेंगे। तो अपने इंडोनेशिया से उधर कर ली बात कि साहब जितना भी आपका पाम ऑयल है ना वो हम लेंगे, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज ने कहा तो भाई साहब ठीक है, तुम वो कहते हैं मलेशिया वाली पूर्ति इधर से तो कर लोगे, लेकिन वो भाई रिफाइंड नहीं है, हमारे पास में कुछ वो कहते हैं रिफाइंड नहीं है, तो उसका यूज क्या करेंगे? सरकार ने कहा यही तो बात है, यहीं पे तो तुम्हारा हिस्सा आता है कि आपदा में है अवसर, कि हम तुमको हेल्प करेंगे, थोड़ा तुम रिस्क लो, थोड़ा तुम एफर्ट करो, और तुम एस्टेब्लिश करो रिफाइनरी पाम ऑयल की। ठीक है, तो अपन सस्ते में एक कच्चा जो पाम ऑयल है वो लेकर आएंगे, यहाँ पे उसको करेंगे रिफाइन, तो अल्टीमेटली वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और प्लस यहाँ पे जब आप किसी भी ऑयल को जब आप रिफाइन करते हो तो साथ में आपको बहुत दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, उनको भी तुम बेचना, उससे भी तुम पैसे कमाना। तो अभी तुम्हारा साल भर के अंदर तुम्हारे को फटाफट से जो रिफाइनरी स्टैब्लिश करनी है इसकी, और उसके अंदर जो है वो तुम बढ़िया से फिर उसके बाद सस्ता ऑयल लेके आना, उसको यहीं पे रिफाइन करना, तो और सस्ता पड़ जाएगा तुम्हारे को वो ऑयल, प्लस यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट्स बेचना, तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं।
तो उन्होंने कहा यार प्लान तो ठीक है आपका मालिक, लेकिन आप हेल्प तो करोगे? अरे पक्का हेल्प है हमारी तरफ से, तुम बोलो तुम्हारी फाइलें यूं क्लियर करवाएंगे हम, तुम रिफाइनरी एस्टेब्लिश करो, तुमको हेल्प चाहिए, लोन वोन चाहिए, हम देंगे, आधा पैसा तुम लगाओ आधा पैसा हम लगाएंगे, तुम करो रिफाइनरी एस्टेब्लिश करो। और अपने इंडस्ट्रीज ने ये किया। हमने हमारे यहाँ पे बड़े लेवल पे जो रिफाइनरी स्थापित करी पाम ऑयल वाली, और उसके बाद में हमने धीरे धीरे जो है वो आपके मलेशिया से पाम ऑयल लेना बंद ही कर दिया। और पाम ऑयल मोस्ट ऑफ अपना किधर से आ रहा, अब इंडोनेशिया से। अब देखो आगे चल करके आपको ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज रियलाइज होगी। अभी आप लोग यंग हो तो अभी आप ये शायद नहीं समझ सकते। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है ना, उससे भी बड़ी मार होती है जब आपकी कोई जेब पे अटैक करता है। पैसे की जो मार होती है ना, वो सबसे बुरी होती है भाई, सबसे बुरी होती है। ठीक है ना? तुमको आगे चलकर ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी तो अपन यंग है ना, तो अपन को लगता है नहीं नहीं आत्मसम्मान बड़ी चीज होती है, थप्पड़ ऐसे कैसे खा ले, बाद में तुम 50 थप्पड़ मार दे, रुपए दे दे तू तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमको समझ में आएगा। पैसा बहुत बड़ी चीज होता है, बहुत बड़ी चीज। तो जब हमने मलेशिया को इकोनॉमिकली हिट किया ना, मलेशिया को शुरुआत में पता ही नहीं चला। वो तो जब तिमाही के आंकड़े पहुंचे तब उनका यार ये क्या हो गया भाई, ये अपना इतना कितना वो है ना, वो मीम देखा हो तुमने कि 35,000 का तो हमारा 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का काटा कैसे हो गया हमारे को। ठीक है, तो कि भाई यार ये क्या हो गया, इतना भारी मतलब अपन लॉस में कैसे जा रहे हैं भाई, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर हमको इनपुट दिया गया कि भाई साहब इंडिया जो है उसने पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया है। तो कैसे कैसे कर सकता है, WTO में फाइल करो, तुरंत फाइल करो। कहता है इंडिया ऐसे कैसे बैन लगा सकता है, मालिक बैन नहीं लगाया, उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया है। तो फिर वो किधर कहां से ले रहे हैं, तो जब खबर सुनने को आई है इंडोनेशिया से ले रहे हैं वो लोग। तो इंडोनेशिया वाला वो तो कचरा है, वो तो रिफाइंड है ही नहीं, वो कैसे ले लेंगे वो काम में कि मालिक उन्होंने रिफाइनरी स्टैब्लिश कर ली। अब जो है ना वो मलेशिया को समझ में आया कि उसने क्या चीज लूज करी है। और उसके बाद में ये जो आपका मलेशिया है इसके टोन थोड़े थोड़े डाउन होने शुरू हुए। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने वो जो उनका राजा है उसको, वो जो गवर्नमेंट के अंदर भी जो ऐसे ऑफिशियल्स है उनको जो है वहां पे ढंग से सुनाया गया कि निकम्मो तुम्हारे चक्कर के अंदर जो ना कंट्री का पूरे का नुकसान हो रहा है। उसके बाद में मलेशिया काफी सॉफ्ट टोन में आ गया। और 2022 आते आते मलेशिया ऐसा सरेंडर हुआ कि मैं थारी काली गाय, ठीक है, तुम जो कहो वो कर लेंगे। इंडिया ने कहा तू है कौन, हम तेरे को जानते ही नहीं। तो अगले कई सालों तक जो है अपने बीच में टसल रहा। अब भी पिछले साल 2024 में हमने नहीं बुलाया, वो खुद से आया। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो खुद से आए हैं, बाई प्लेन आए यहाँ पे आके जबरदस्ती मोदी जी के गले लग रहे हैं। और के भारत और मलेशिया से तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हमने कहा अब आया ना लाइन पे, ठीक है ना। तो अपने मलेशिया, और अब मलेशिया आप देखोगे, आप कभी भी ये नहीं देखोगे यूएनए के अंदर जो है वो मलेशिया कश्मीर का राग गला पे अब नहीं बोलता। मलेशिया चू भी नहीं करता इसको लेकर। और पाकिस्तान के सर कुछ तो बोल दो, तो है कौन, साइड हो जा। तो मलेशिया का अपन ने मामला जो है सेट किया इसे। लेकिन एक जना बच गया, टर्की। ये चचा अभी भी बोले जा रहे हैं। तो हमने फिर टर्की को कहा यार चुप हो जाए, टर्की सुन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो फिर हमने कहा यार अब इसका भी मामला सेट किया जाए। अब टर्की का मामला सेट कैसे करें, मलेशिया से चलो अपना कुछ भी देना नहीं था लेकिन लेना तो था, तो अपन ने उसी के अंदर कुछ खेला कर दिया। टर्की से अपना ना कोई लेना ना कोई अपना देना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। टर्की से कोई लेना देना नहीं अपना। तब करें क्या, अटैक भी नहीं कर सकते इस मुल्क पे, तो क्योंकि नेटो का मेंबर है। तो पता चला होगा तो यूएस सारे के सारे आ गए, वरना तो क्या पता अपन सोच भी लें। हालांकि नहीं करेंगे अपन, कभी भी नहीं होगा ऐसा, रोना भी नहीं चाहिए। बट फिर भी इन केस बोला तो अपना टर्की से कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। तो फिर करें क्या, इसका कैसे मामला कैसे सेट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इतना तगड़ा हिसाब किताब निकाला कि ये टर्की बहुत फटफट कर रहा है, लाओ यार इसके सारी कुंडली खंगालो। तो खंगाली भाई, इसकी पूरी कुंडली खंगाली। और जब इसका पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे जब पता किया गया ना, तब अपन को एक चीज पकड़ में आई। वो चीज क्या है, साइप्रस नाम सुना है आप लोगों ने, कभी गलती से सुना हो तुमने। हाँ, भारत ने इतने गजब काम किए भाई, आपको लगेगा कि यार अपन ना मतलब खतरनाक खेल रहे हैं। साइप्रस नाम का एक कंट्री है जो आपके टर्की है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। वो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है ना। आइलैंड कंट्री मतलब द्वीपीय देश है आपका। और 1971-72 के आसपास की बात है, मतलब 1970 के दशक की बात है। वहां पे कुछ गड़बड़े हुई, इंटरनल अनरेस्ट हुए, जिसके चक्कर के अंदर वहां पे टर्की ने इन्वेड किया। टर्की की सेनाएं वहां पे घुस गई और उसका लगभग 50% के आसपास का जो एरिया है ना, वो आज भी टर्की की सेना ने कब्जा रखा है। और साइप्रस पिछले 50 सालों से उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है यूएन के अंदर, इधर उधर सब जगह। भाई साहब कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो दूसरा देश है ये कब से बैठा हुआ है, इसको बाहर निकालो। और साइप्रस बहुत लंबे टाइम से इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन आज दिन तक तुमने भी नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना,
ठीक है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज कोई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे मिनरल्स नहीं है, वहां पे ऑयल नहीं है। जिस दिन वहां पे ऑयल से मिनरल आ गए ना, उस दिन वहां पे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। उस दिन वहां पे कहता ना आपकी ह्यूमन राइट्स खतरे में आ जाएंगे और यूएसए, यूके तुरंत आ जाएंगे। पर अभी तक ऐसा कुछ निकला नहीं है वहां पे, तो कोई उसकी तरफ ध्यान दे नहीं रहा। भारत ने ध्यान दिया। अरे भाई साहब, ये साइप्रस वाला जो है, ये तो मामला कब से ही चल रहा है, कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। हमने कहा बहुत बढ़िया। और अगली बार जैसे ही टर्की ने बोला कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उसके बाद में हमारी बारी आई बोलने की। हमने कहा साइप्रस साइप्रस साइप्रस, और इधर से दो जने सरप्राइज हो गए। ठीक है, एक तो था साइप्रस, कर रहे भाई साहब के इंडिया हमारे बारे में बात कर रहा है। हमने कहा हाँ, तुम गरीबों का उत्थान करने के लिए महेंद्र बाहुबली आ गया है, ठीक है, हम करेंगे। भाई आपको और हमको लगता नहीं है कि इंडिया इतना पावरफुल है, लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, प्लस चौथी सबसे बड़ी आपकी क्या था ना मिलिट्री पावर है, चौथी पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। ठीक है, आप सोच कर ये देखो जिस लेवल पे आप बात करो, इंडिया के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आपके साइंटिस्ट दुनिया के अंदर धाक रखते हैं अपनी। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर नाम रखती है अपना। तो इंडिया अपने आप में पूरा पूरा हिंद महासागर इंडिया जो है वो कंट्रोल करके रखता है। तो इंडिया बहुत बड़ी पावर है। अब अपन तो यहीं पे पैदा हुए तो अपन को फील नहीं आता है, ठीक है ना भाई। अगर तुम और हम जो है भाई, आप सोच कर देखो ना कि आप और हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, तो अपने को बाइक वाइक कर कुछ लगता ही नहीं है। वहीं पे आप एक बार सोच के देखो, एक जो बिल्कुल गरीब कोई परिवार का है, उसका तो सपना होता है ना कि यार मैं बड़ा होकर बाइक खरीदूंगा। ठीक है, आपका और हमारा सपना होता है गाड़ी खरीदेंगे। और जो पहले से गाड़ियां लेकर के चल रहे हैं उनका होता है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे। समझ लो चीज को। तो आपको और हमको जो है वो पता नहीं चलता कि साहब इंडिया जो है वो वास्तव में कितनी पावर है। लेकिन वो साइप्रस को लगा कि यार इंडिया बात कर रहा है हमारे बारे में, बिल्कुल हमने कहा करेंगे। और इधर दूसरा जो सरप्राइज हुआ ना वो हुआ टर्की, कि भाई तू साइप्रस में क्या मांग रहा है? हमने कहा वही जो तू कश्मीर में मांग रहा था, हम भी वही मांग रहे हैं। और साइप्रस के मुद्दे को हमने यूएन के अंदर उठाना शुरू किया। हर बार जब भी टर्की बोले कश्मीर, हम बोले साइप्रस। और अब जो है वो टर्की दुखी हो गया। और उसके बाद में हम यहीं पर नहीं रुके भाई, हमने जो है वो हमारे विदेश मंत्री ने पहली बार साइप्रस की यात्रा करी भाई। आज दिन तक कोई साइप्रस नहीं गया इंडिया से, कोई नहीं गया, हमारे विदेश मंत्री गए। और अभी इंडिया के विदेश मंत्री केवल इंडिया के विदेश मंत्री नहीं है भाई, अभी एस जयशंकर साहब जो है ना वो एक सिंबल हो रखे हैं दुनिया के अंदर, वेस्ट को चैलेंज करने वाले, कि जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जो एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट करता है, इतना शानदार तरीके से, सॉलिड तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि बाकी वाले जो ना टैकल ही नहीं कर पाते। आप अगर अभी के टाइम पे नोटिस करो इस चीज को, आपको एक चीज फील होगी, वेस्ट को या फिर स्पेशली बात करें यूएसए को, यूएसए की जो हेजीमनी है यानी कि एकाधिकार या प्रभुत्व जो है उसको चैलेंज किया जा रहा है। उसको मिलिट्री के लेवल पे चैलेंज कर रहा है रशिया। इतने टाइम से यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। रशिया, हम ये यूएसए हमेशा बोलता था ना ताइवान के लेकर के, वो कहता चीन को बोलता आना मत, पीछे हम खड़े हैं, इसके पीछे हम खड़े हैं, आना मत। तो चाइना भी थोड़ा दबा दबा रहता। इधर यूक्रेन वाली बात आती तो रशिया को कहता हमेशा धमकी देता, पीछे हम खड़े हैं, आना मत। और इस बार रशिया ने उसका ब्लफ कॉल कर ही दिया कि ले आ ही जा, तो तू देख लेते हैं। और देख लिया क्या उखाड़ दिया यूएसए ने और ये कहते दूसरे कंट्रीज ने। रशिया पटक पटक के पीट रहा है यूक्रेन को, ढंग से पीट रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो मिलिट्री के लेवल पे चैलेंज कर रहा है वर्तमान समय के अंदर आपके रशिया यूएसए को, यूएसए की हेजीमनी को। अब देखोगे इकोनॉमी के लेवल पर आपके चैलेंज कर रहा है चाइना। अच्छा, तू है मार्केट बड़ा या फिर तेरे पास में है पावर, एआई की टेक्नोलॉजी, मार्केट की पावर, ये वो, लिहाजा देख लेते हैं। और अब देखना जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे यूएसए को चैलेंज कर रहा है इंडिया। वो कहता है हम सैंक्शंस लगाएंगे और कोई भी जो कंट्री है वो रशिया से ये नहीं परचेज करेगा, वो नहीं करेगा। हम तो कह रहे हैं हम तो करेंगे साहब, हमको तो जहां सस्ता मिलेगा हम तो करेंगे। कोई ये नहीं करेगा, हम कहेंगे भाई क्यों नहीं करेगा, तुम तो करता हो, हम भी करेंगे। उनके घर में उन्हीं की कहते ना आपके एंकर के सामने या उन्हीं की कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर ढंग से सलीके से उनको पीट के आते हैं हमारे एस जयशंकर साहब। और कोई अग्रेसिव नहीं होते। अपने तो क्या होता है तुरंत भावुक हो जाते हैं, लॉजिक्स और वो सब अपने पास भी है, तर्क वर्क अपने पास भी है, ठीक है। पर अपने भावुक हो जाते हैं, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, फलाना निमकाना। और एक क्या अपनी इंग्लिश वो कहते हैं वो शशि थरूर वाली है नहीं, ठीक है ना। तो अपने तो वही लाइक दिस दैट ही निकल रहा होता है, ठीक है। ऐसे जयशंकर साहब जो है वो आपके विदेश सचिव रहे हुए यार, वो फेंक फेंक के मारते हैं ऐसी, वो कहते हैं लॉजिक्स इंग्लिश के अंदर ढंग से सलीके से, कि उनके एंकर को ही नहीं समझ में आता है कि उसका जो पूरा पूरा इंटरव्यू है वो उस व्यक्ति ने हाईजैक कर लिया है। वो तो जब वायरल होता है तब पता चलता कर ले कि ये जो इंटरव्यू होता है ना वो, नहीं तो एंकर फेमस होते हैं सामान्यतः, ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में। क्यों एंकर जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना, क्यों क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, आंसर देना बहुत मुश्किल है। मेरे को यहाँ पे खड़े होकर क्या बोलना है, ये तो बोलना अग्नि मिसाइल के बारे में बताओ, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ,
जवाब तो तुमको देना है ना। हाँ तो ये सच बात है भाई, टफ काम होता है, बहुत टफ काम होता है ये चीज आंसर देना है, क्योंकि एकाएक आपको उसको फ्रेम करना है, सब चीजें करनी है। तो एस जयशंकर साहब जो ने सिंबल वो रखे हैं, तो जब एस जयशंकर साहब गए, भाई साहब साइप्रस गदगद हो गया, उसने भरपूर स्वागत किया हमारा। इसके बाद में कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करी, और कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वो होता है ना साझा घोषणा पत्र, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो डिक्लेयर करते हैं, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट जब डिक्लेयर किया जा रहा, तो वो कहते हैं उसने साइप्रस ने आके कहा भाई साहब हम इसके अंदर वो लिखना चाहते हैं कि साहब ये जो टर्की का अनाधिकृत कब्जा है इसको भारत कंडेम करता है, तो ये भी इसमें लास्ट में शामिल कर देंगे। हमने कहा लास्ट में, इसको सबसे ऊपर डाला। तो को पक्का? हमने कहा बिल्कुल पक्का, और जाके बोल, सबके सामने बोल के बोल दूंगा। अरे तू बोल दे, नहीं तो क्या होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है वो प्रेस को दे दिया जाता है, और वो कहते थे कि हाँ भाई इसके ऊपर बात हुई, तू तो जाके बोल बिंदास। और बगल में एस जयशंकर साहब खड़े हैं, इधर जो साइप्रस वो बोल रहा है कि साहब हमने इन इन मुद्दों पे बात करी, सबसे पहला तो इस मुद्दे पे बात करी, फिर ये बात करी, इसके ऊपर हम सहमत हुए, ऐसे हुए वैसे, और टर्की उधर से आग बबूला हो रहा है, क्योंकि इंडिया बात करेगा तो दुनिया को सुनना पड़ेगा, और दुनिया के ध्यान में आएगा। नहीं तो तुमको और मेरे को ही क्या पता था साइप्रस कौन कंट्री है, कहाँ है, क्या है, उसकी क्या दिक्कत है। आज पूरी धरती बात कर रही, कभी साइप्रस के अंदर टर्की जो है वो क्या कर रहा है, ये सब चीजें क्या है। तो एक तो हमने साइप्रस वाला जो है ना इशू उसको रेज किया, और साइप्रस बहुत खुश हुआ भाई। जाते जाते एस जयशंकर साहब जो है उनके पूरे पूरे प्लेन को जो फ्रूट से भर दिया उसने। अब यार अगले के पास फ्रूट्स है, तेरे को तो फ्रूट्स ही देगा ना यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। शबरी ने बेर थे, बेर खिलाए यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फीलिंग वाली बात होती है। तो अपने खूब वो कहता है अपने एक तो ये मुद्दे पे काउंटर किया, यहाँ पे टर्की को यहाँ पे ढंग से झटका लगा। दूसरा जो हमने टर्की के साथ में किया ना वो है उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी। टर्की जो है वो ड्रोन के मामले में ना बहुत आगे जा चुका है, ठीक है, उसने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम भी किया है, ठीक है। तो हमने ना इस चीज को देखा कि यार टर्की ड्रोन के मामले में आगे जा रहा है ना, अपने इस फील्ड में उतरो, क्यों नहीं उतर सकते अपन लोग। उल्टा अपने लिए सबसे बढ़िया है कि सस्ती टेक्नोलॉजी, फर्जी टेक्नोलॉजी, भाई जो कामाकाजी ड्रोन जो होते हैं, कामाकाजी ड्रोन पता है आपको, आगे अपन बात करेंगे, सुसाइड ड्रोन्स कहा जाता है उनको, ठीक है ना। तो कामाकाजी सुसाइड ड्रोन्स जो होते हैं ना वो सस्ते फर्जी ड्रोन होते हैं, जिसके ऊपर बम लगा के तुम्हारे को ले जाके भिड़ाना होता है, ठीक है ना। ये तो हम भी बना सकते हैं, उनसे भी बुरे बना सकते हैं हम, सस्ते बना सकते हैं हम। भाई जिसकी टेक्नोलॉजी खराब है ना वही कामाकाजी ड्रोन सबसे अच्छे बना रहे हैं, समझ में आ रही तुमको चीज, है ना। हाँ, जिसकी सबसे खराब टेक्नोलॉजी है वही सबसे अच्छे कामाकाजी ड्रोन बना रहे हैं, क्योंकि वो नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए तुम देखोगे चाइना हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया, ये इस मामले में सबसे ऊपर। हमने कहा ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तो उसका मार्केट जो ना हम कैप्चर करेंगे। तो हमने ड्रोन के अंदर जो वो काम करना शुरू किया। अभी आपको इसका असर नहीं दिखेगा, आपको इसका असर दिखेगा 5-7 साल बाद में, ठीक है ना। तब आपको पता चलेगा कि इंडिया जो ड्रोन के मामले में भी काफी आगे जा रहा है। स्पेशली हम जो टारगेट किसको करेंगे, हम टारगेट करेंगे टर्की वाले जो कस्टमर्स है ना उनको, बोलो दीपावली ऑफर थोड़े सस्ते, उस वाले से अच्छे हैं और सस्ते हैं। तो मैंने कहा ना सबसे बड़ी जो मार होती है ना वो पैसे की मार होती है, और टर्की को ये दिख गया, ड्रोन वाला भी उसको दिखा। फिर तीसरा हमने जो उसको टर्की को टैकल किया ना वो यहाँ पे कि टर्की सपोर्ट कर रहा था अजरबैजान को, ठीक है, और इस कारण से अजरबैजान ने आर्मेनिया को ढंग से पीटा, बहुत बुरी तरीके से पीटा। आर्मेनिया पिट पिटा करके साइड में बैठा हुआ था। आर्मेनिया कब से चिल्ला रहा भाई साहब पीस पीस, शांति वार्ता कर लो। अजरबैजान चलते फिरते फिर थप्पड़ मारा जाता है, बाद में बात करेंगे, फालतू बातें कर रहा है, ठीक है। अब आर्मेनिया उधर दबा कुचला सा साइड में बैठा हुआ है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यूएस वैसे भी बात नहीं करेंगे क्योंकि आर्मेनिया उनके अपोजिट साइड का है, ठीक है। और इसके जो आर्मेनिया का साथ का है रशिया, वो इसको सपोर्ट कर नहीं रहा है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, जिस भी कारण से उसकी मजबूरी हो, चाहे उसके कोई जियोपॉलिटिकल एजेंडा हो, जो भी हो। हमने आर्मेनिया को फोन लगाया, हमने कहा और भाई साहब क्या हाल चाल आपके। तो अरे मालिक आपका फोन, आपने कैसे याद किया। हमने कहा यार बस कुछ नहीं, हमने हालचाल के हिसाब से पूछा, फोन कर लिया, कैसे हो। हम तो क्या वो फोन लगा रहे थे, चारों को दीपावली का मौका था, हमने सोचा सबसे राम नाम कर ली जाए। तो ए से आर्मेनिया सबसे ऊपर नाम आ गया अल्फाबेटिक में, हमने तुम्हें को फोन लगा दिया। हमने पूछा क्या क्या हालचाल है। तो भाई साहब मत पूछो यार, आपको पता ही है यार हालात तो बहुत खराब। हमने कहा क्यों, क्या हुआ। तो अरे एक अजरबैजान ने भयंकर पीटा, हालत खराब करके रखी हुई है, बुरी हालत हो रखी है। हमने कहा ओहो क्या है। फिर अजरबैजान बोले क्या ही कर सकते हैं। हमने कहा हाँ क्या ही कर सकते हैं, अगर पिनाका होता तो बात अलग होती, बाकी तो वो कहते हैं क्या ही कर सकते हैं। आर्मेनिया बोला पिनाका वो क्या होता है। लो अरे तो फिर अपना वीडियो दिखाया भारत सरकार ने उनको, जैसे वीडियो दिखाया तो आर्मेनिया को पता चल गया भाई साहब पिनाका वेपन सिस्टम तो दुनिया का सबसे डेडलीस्ट वेपन सिस्टम है, ठीक है, और सबसे सस्ता और है। बाकी 2-4 देशों के पास है उनसे सस्ता है अपने वाला, और बहुत गजब है। तो फिर आर्मेनियन का भाई साहब ये तो हमको चाहिए। हमने कहा देखो एक से काम नहीं चलता, इसके अंदर 2-4 और खरीदने पड़ते हैं आपको,
ठीक है ना। तो हाँ कि पिनाका जितने हैं सब हमारे को दे दो। हमने कहा ठीक है भाई, पक्का डील डन की जाए, कि बिल्कुल डील डन की जाए। और उसके बाद में जैसे ही पिनाका की डील डन हुई हमारी और आर्मेनिया की, आर्मेनिया एक सेकंड भी नहीं रुका और उसने जाकर ये सीधा दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि भाई साहब, भारत ने और आर्मेनिया ने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन करी है, जिसके तहत हम जो है वो इंडिया से पिनाका ले रहे हैं। ठीक है। और हमने जाते जाते उसको ये भी कहा कि देख यार, पिनाका जो है वो ठीक है, जमीन से अगर तेरे ऊपर कोई हमला करने आएगा तो उसको तो रोकने के लिए पिनाका है, पर कल को मान ले हवा से हमला करे वो सामने वाले, तो तू हाँ मालिक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा वही तो हमने कहा देख, अस्त्र नाम की एक मिसाइल है, ठीक है, सबसे खतरनाक मिसाइल है, तो वो ले जा। उसके बाद में तू कहता ना कहीं से भी कोई भी अटैक नहीं करने की सोचेगा तेरे पे, तो दे दो अस्त्र मिसाइल जो वो भी दे दो। तो पिनाका और अस्त्र मिसाइल दोनों हमने उसको चिपका डाले। ठीक है। और आर्मेनिया ने जाकर के दुनिया के सामने जैसे ही ये बोला, और आर्मेनिया ने आज दिन तक की अपनी, आर्मेनिया की कंट्री के हिसाब से बात करें, उसकी आज दिन तक की जो सबसे बड़ी डिफेंस डील है, उसने कोई रशिया के साथ या इधर उधर किसी के साथ साइन नहीं करी हुई, वो करी उसने इंडिया के साथ में साइन। और ये बहुत बड़ी चीज है उसके हिसाब से भी, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को इसने इंश्योर कर दिया। क्योंकि जैसे ही पिनाका के बारे में पता चला, वैसे ही आपके दो लोग थे जिनके पेट में मरोड़े उठे। और ऑब्वियसली बात है, तुम समझ सकते हो वो कौन है। एक है अजरबैजान, एक है टर्की। अजरबैजान से देखो अपना कोई पंगा था नहीं, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं थी अपन को। तो अजरबैजान को गुस्सा भी आया, अजरबैजान ने भारत को फोन भी किया कि भाई साहब ये क्या किया आपने। हमने कहा क्या क्या हुआ, क्या किया। तो यार आपने पिनाका जो उसको आर्मेनिया को बेच दिया। हमने कहा यार और क्यों बेचा आपने। हमने कहा यार वो खरीदना चाह रहा था, तू खरीदना चाहता है तू भी ले ले। अजरबैजान ने कहा यार ये भाई साहब ये बात सही नहीं होती है। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं यार, भाई तुम भी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, भाई अगले ने किया, अब क्या कोई डिफेंस डील करने आ रहे तो हम उसको मना थोड़ी करेंगे, नहीं यार कि हम जो पिनाका नहीं बेचेंगे यार, हम तो बेचने के लिए बैठे हुए। तो अजरबैजान बोला नहीं यार भाई साहब यार ये चीज आपने ठीक नहीं करी, ठीक है, ये आपने गलत किया। हमने देख यार तू भी समझता है जियो पॉलिटिक्स को, हम भी समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को, अब इसके अंदर तो तू इतना बुरा माने तो वो कहता ना कि अब क्या ही कर सकते हैं। अजरबैजान ने कहा नहीं भाई साहब ये चीज आपने ठीक नहीं करी, इसका आपको ना थोड़ा भुगतना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा ये बात कर रहा है। तो हमने कहा तू ये जो भाषा बोल रहा है ना ये तेरी है नहीं, तेरे पीछे जो चचा बैठे ना उनसे बात करवा। तो नहीं नहीं मेरे पीछे कोई चचा नहीं बैठे। हमने कहा अरे है रे, तू बात तो करवा। तो फिर उसने टर्की को फोन दिया। हमने कहा हाँ चचा कैसी रही मीम देखा वो, हाँ तो कैसी लगी। तो अब टर्की बोले क्या, तो अब टर्की को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अब जो पूरी इक्वेशन है वो चेंज हो चुकी है। पहले जहाँ पे आर्मेनिया, और ये रियल चीज है भाई, आप जब धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे चीजों को एनालाइज करोगे आपको समझ में आएगा कि पहले पूरा का पूरा आर्मेनिया अजरबैजान वॉर जो है ना, इसके अंदर आर्मेनिया यहाँ था, अजरबैजान यहाँ था। ठीक है। और अजरबैजान जो है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, देखो अपने को अजरबैजान से कोई इशू था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, टर्की कि टर्की इसके अंदर क्या है ना कि जब आप किसी को जिता देते हो तो फिर क्या है तुम बन जाते हो। हमने वो मामला जो है ना उसके अंदर हमने मुस्लिम कंट्री को जिताया। सऊदी अरेबिया ये कहाँ थे, यूएई ये कहाँ थे, ये तो थे ही नहीं, दूर दूर तक हम थे। ठीक है। तो टर्की यहाँ पे क्या है ना वो दादा बनने की कोशिश कर रहा, और जैसे ही हमारे पिनाका इधर गए वो सारी इक्वेशन चेंज हो गई। और अब आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों बराबरी के लेवल पर हैं। अगर अब नेगोशिएशंस होते हैं तो दोनों बराबरी के लेवल पे बात करेंगे। पहले जैसे मैंने आपको बोला ना, पहले आर्मेनिया बोला था भाई साहब शांति वार्ता कर लेते हैं, ठीक है, अजरबैजान नहीं सुन रहा था। अब जो है ना अजरबैजान और टर्की बोल रहे हैं क्या जो बातचीत कर लेते हैं, आर्मेनिया देखेंगे सोचेंगे अभी। ठीक है। और ये रियल है, मैं बिल्कुल भी इसको एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, अपन को ये मस्ती मजाक के हिसाब से बात नहीं कर रहे, ये रियल चीज है। अब आर्मेनिया खुला खेल रहा है। अब अजरबैजान और टर्की जब भी थोड़ा बहुत यूं करते हैं ना कि भाई याद नहीं है क्या, बातचीत कर लेते हैं, याद नहीं पुरानी मार, तो अब ये बोलता है आजा आजा अब घुस के बता कि हाँ ना टच करके बता देंगे, अब आ तू। ठीक है। तो अब उसको पता है, बहुत अच्छे से पता है आर्मेनिया को, भाई आप इस चीज को समझो कि भाई भारत और पाकिस्तान जैसा युद्ध होता है ना तो अपन दोनों ठीक ठाक पावरफुल कंट्रीज हैं। तो अपने यहाँ पे पिनाका वेपन सिस्टम जो है ना वो किसी भी युद्ध को एक तरफा नहीं कर देगा। हाँ सामने वाले को भयंकर डैमेज पहुंचाएगा कि अपन पाकिस्तान को सुगड़ा साफ कर देंगे एक बार की, तो पर वो तुमको भी पता है खरपतवार खूब है तो और आ जाएंगे। ठीक है। तो अपने को कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको पता है छोटे छोटे से कंट्री है जिसकी खुद की पॉपुलेशन तुम सोच के देखो 20 लाख है, तो एक बार सोच के देखो उसकी आर्मी कितनी होगी। ठीक है। जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है उसकी आर्मी कितनी होगी। अपन 140 करोड़ है, तब अपनी 14 लाख की सेना है। ठीक है ना। अब तुम हिसाब लगा लो भाई 140 करोड़ है तब 14 लाख की सेना है अपनी, और अपन अफोर्ड कर पा रहे हैं, अपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी है तब जाके अपन इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब तुम खुद सोच लो जिसकी 1 करोड़ होगी उसकी कितनी सेना होगी, और जिसकी 20 लाख होगी उसकी कितनी सेना होगी।
तो सामने 4 पिनाका लगा दिए, तो पता चला भाई साहब 1/3 जो तुम्हारी सेना गायब हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है अगले वाला घुसने से पहले 10 बार सोचेगा। तो यहाँ पे अपन ने टर्की को काउंटर किया और ढंग से काउंटर किया, और इसीलिए अब आप देखोगे अब टर्की जो ना कश्मीर का राग नहीं अलापता यूएन के अंदर। लेकिन अब तुमको ये भी समझ में आएगा कि टर्की और अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि जब अपन ने ये किया पूरी इक्वेशन चेंज हो गई, और टर्की जो है अब चलो कश्मीर वाली बात तो नहीं उठाता, लेकिन अब वो कहता है, मैंने बोला ना टर्की का तुम्हारे को आगे सारे हिसाब किताब समझ में आएंगे, इंडिया के अगेंस्ट की बात नहीं है। वो जो भी काम कर रहा है ना तुमको समझ में आएगा कि उसका एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि अर्दोगान जाने से पहले चाहते हैं कि सब वो सर्वोच्च नेता बने, मुस्लिम जितने भी वर्ल्ड है कम्युनिटीज हैं कंट्रीज हैं उनके, और टर्की को वो ऑटोमन एम्पायर वाले उस स्टेटस पे लाकर ये छोड़े। और पॉसिबल है नहीं यार, क्योंकि ये जो चीजें ना ये बहुत लॉन्ग टर्म की होती है, लंबी होती है। आज के टाइम में सब महत्वाकांक्षी हो रखे हैं, तो कोई भी तुमको आगे जाने नहीं देगा अनटिल अनलेस कि आपके पास में टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी नहीं हो। कि जब आप टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मामले में सुपीरियर हो ना, तो ही तुम्हारे से दूसरी दुनिया जो है ना वो दबेगी। तुम एवं ही चाहोगे कुछ भी आकर बोल करके किसी को कतन दबा दो, तो अब बोली चाली से आज के टाइम में बातें होती नहीं है भाई। साइलेंटली भी कोई जो है ना तुम्हारी गोटी फिट कर जाएगा, तुमको ढंग से जो है ना कहीं पे फिट कर जाएगा। तो इस कारण से टर्की जो उसको थोड़ी सी गलतफहमी है अभी के टाइम पे। अजरबैजान जो इसका कंसर्न अपन समझते हैं कि यार इसको जो है बुरा लगा ही है, और इसीलिए देखना एक इकलौता कंट्री आज के टाइम में जो है ना जो खुल करके ये बोलता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, एक इकलौता कंट्री पूरे विश्व के अंदर, और वो पाकिस्तान खुद भी नहीं है, वो है अजरबैजान। पाकिस्तान खुद भी कभी ये नहीं बोलता कि कश्मीर हमारा है, कभी भी नहीं बोलता भाई। पाकिस्तान ने जिस दिन ये बोल दिया ना कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरी सबसे पहले उसी को जूते मारेंगे। पाकिस्तान हमेशा ये बोलता है कि कश्मीर क्या है, आजाद कश्मीर है, ठीक है, हम तो आजाद करवाना चाह रहे हैं कश्मीर को, और उसी चक्कर में वो कतई ये चूरण खिला रहा है इन सबको, ठीक है ना, पागल बना रहा है सबको कि आजाद करवा देंगे। गलती से ही तुमको लगता है पाकिस्तान जैसा जो है वो आपके कश्मीर को आजाद करवाना चाहेगा, और वो ठीक है वो चूरण बांट रहा है, लोग जो हो खा रहे हैं, चल रहा है ये काम। तो पाकिस्तान खुद भी नहीं बोलता कि कश्मीर हमारा है, कभी भी नहीं बोलता भाई। लेकिन एक इकलौता जो कंट्री जो चिल्ला चिल्ला के बोला ना कश्मीर किसका है, टर्की ने भी नहीं बोला, मलेशिया ने भी नहीं बोला, वो भी बोलते थे कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये बोलते थे। अजरबैजान बोल रहा है कि भाई साहब कश्मीर किसका है, पाकिस्तान का है। तो मन ही मन में राजी तो हो रहा खूब पाकिस्तान, और इसीलिए जैसे ही अपनी डील वील करी थी ना, उसके तुरंत बाद में अजरबैजान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा करी। पहले कभी नहीं गए, पर उस टाइम पे गए, पाकिस्तान में भी जाकर के कश्मीर में गए, ठीक है। वहां पे अब अजरबैजान का कश्मीर में क्या लेना देना, पर वो वहां पे गया, वहां पे जाकर के वहां पे कहता है जनता को संबोधित करते हुए बोला उसने कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। इतना पाकिस्तान का, ओ भाई मरवाएगा तो मारेंगे सारे के सारे। नहीं नहीं, मतलब पाकिस्तान के साथ मिल करके वो कहता ना इसकी आजादी की जंग जो है वो लड़ी जाएगी, ये होगा वो, हाँ अब ठीक है। तभी आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी को कश्मीर कश्मीर करते हुए आप देखोगे तो वो है आपका अजरबैजान। और अभी आप देखोगे क्यों टर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान को अनवेविंगली सपोर्ट किया, ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसके अंदर। और अजरबैजान का दर्द जो अपन समझते हैं, लेकिन उसको भी ये समझना चाहिए कि वो पंगा किससे ले रहा है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी टर्की है और मलेशिया जिन्होंने ये बात बोली थी कि कश्मीर जो है वो आपके एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसकी हालत हमने ये करी है। तो अजरबैजान जब ये बोल रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है, तो तुम सोच के देखो उसकी अपन क्या हालत करेंगे। पर आई होप इसको टाइम से समझ में आ जाएगा, और अपना कोई इससे पर्सनल कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है नहीं, और है भी नहीं भी, वास्तव में नहीं है। अपने यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो टर्की भी घूमने जाते हैं, अजरबैजान भी घूमने जाते हैं, ठीक है, और ठीक ठाक जगह भी है। अजरबैजान तो ओके ओके जगह, टर्की ठीक ठाक जगह थी। हालांकि अभी आपका एक चल रहा है कैंपेन जिसमें अपन ये बात करें कि साहब टर्की इस तरीके से अगर इंडिया के अगेंस्ट चीजों को सपोर्ट करेगा, टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, तो भाई अपने यहाँ से लोग बाग जो टूरिज्म जो भी है वो कम होना स्वाभाविक है, और वो हुआ भी। मालदीव्स में कम हुआ और वहां पे भी कम हुआ, और टूरिज्म अच्छी खासी इकोनॉमी होती है भाई। आप ये मत सोचना कि इससे क्या हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है भाई, तुमको अभी नहीं पता है लेकिन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि इंडियंस की एक पावर है, वो पावर क्या है अपनी, कि अपन विल ले, और दूसरा अपने पास में फ्री का फोकट का इंटरनेट है। तब तुम खुद सोच लो, विल आदमी और इंटरनेट, तो इंटरनेट पे वो करते हैं क्रांतियां। अपनी जो क्रांतियां होती है ना वो होती है व्हाट्सएप क्रांतियां या फिर इंटरनेट वाली क्रांतियां होती है। तो अपन किसी भी चीज को ना वायरल करना है ना यूं कर देंगे, किसी को बर्बाद करना है अपन तो यूं कर देंगे। तो इसीलिए कनाडा वैनाडा ये जो कंट्रीज है खूब डरते हैं इंडिया से, क्योंकि इंडियंस जो है विल्ले बैठे हुए कि हमारे अगेंस्ट कैंपेन चला देंगे, कनाडा ये है, कनाडा वो है, कनाडा ने ये किया वो किया। अब कनाडा वालों के पास में तो काम है करने को, टैक्स है भरने को, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, उल्टा अपन तो सरकार से राशन ले रहे हैं। तो ठीक है, नेट अपना
भाई 82 करोड़ लोग जहाँ पे जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फायदा उठा रहे हैं, तब बचा क्या? मेरे को तो सच में ही नहीं समझ में आता। कोई 140 करोड़ है अपन, और सरकार का भी का आंकड़ा है कि भाई 82 करोड़ जो है, 82 करोड़ लोग जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत जो फायदा ले रहे हैं। यानी कि अब तुम खुद सोच करके देख लो यार कि अपनी जो कतन 1/3 जो पॉपुलेशन है अपनी, वो सॉरी आपका 2/3 जो पॉपुलेशन है वो तो गरीब है। ठीक है, तो वो गरीब है, फिर कहते हैं फोकट का नेट लेकर के बैठे हुए हैं, तो यही करेंगे। तो इसलिए क्या है कि अपने पास में ये थोड़ी सी पावर है सोशल मीडिया वाली, वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली। पर अपने को टक्कर कौन देता है वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन में? जो अपने से भी गया बीता है, जो अपने से भी गरीब है, अपने से भी बिल्ला है, और वो कौन है? पाकिस्तान। तो इस कारण से हम देखोगे वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन अपन हार रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानी झूठे मूठे ही राजी हो रहे हैं हम जीत गए। अरे किधर जीत गए, कहाँ जीत गए, कैसे जीत गए, बताओ तो सही। ठीक है ना, तुम्हारे एयरबेस हमने उड़ा दिए, तुम्हारे वो कहता ना एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने उड़ा दिए, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे यहाँ पे तुम एक भी कहता ना आपके मिलिट्री ठिकाने को टारगेट कर नहीं पाए। तुमने ले दे करके बॉर्डर एरिया का आसपास के सिविलियन एरिया के ऊपर कुछ कहता ना लोगों को, सिविलियंस को मारा है, तो वो एक अलग बात है। तब किस लेवल पे तुम बात कर रहे हो वो पता नहीं, पर वो कहता ना बस वो राजी हो रहे हैं साहब। शाहिद अफरीदी जो है वो मतलब आपके पूरा पूरा वो निकाल रहा है, रैली निकाल रहा है कि भाई साहब विजय यात्रा है ये। अरे ये कैसी विजय यात्रा है? हो सकता है उनको ये लग रहा हो जिंदा बच गए, यही अपने आप पे विजय है, तो एक अलग बात है। और फिर आप दूसरी तरफ ये देखोगे भाई वो लोग ऐसे बेगैरत लोग हैं यार, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जो समझना चाहता है आप उस व्यक्ति को समझा सकते हो, जो समझना नहीं चाहता आप उसको समझा नहीं सकते हो। भाई सीधी सी बात है, शाहिद अफरीदी जो है उसका खुद का कजिन ब्रदर जो है वो टेररिस्ट रहा है, मारा गया है, वो सगा कजिन टेररिस्ट रहा है, और वो आकर के बातें करता है, वो कहता हम तो टेररिज्म के विक्टिम है। यार विक्टिम का है, तेरा भाई खुद टेररिस्ट था। हो सका उसने तुम्हारे कोई कदम बंदूक बंदूक रख के तुमसे कोई जमीनें छीन ली हो, तो तू बोल रहा होगा हाँ भाई हम भी टेररिज्म के विक्टिम है, तो एक अलग बात है। तो वो तो ऐसे लोग हैं, उनकी आर्मी जो है उसको भाई अच्छा खासा जो है, अब आप खुद सोच के देखो, अपने कल भी बात करी होगी भाई परवेज मुशर्रफ खुद जो है 10 साल बाद में एडमिट कर रहे हैं साहब हमने किया था कारगिल, हमने मुजाहिदीन भेजे थे। ख्वाजा आसिफ जो है वो आपके अभी एडमिट कर रहे हैं 5 दिन पहले कि साहब हमने टेररिज्म जो फैलाया वेस्ट के कहने पे फैलाया, पर हमने किया है, कई सालों तक हमने ये किया। अरे मतलब खुद से खुद ही एडमिट कर रहे हो। अभी उनके एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं वो खुद एडमिट कर लिए कि पुलवामा हमारा किया हुआ था। उसके अंदर जो हमारे किया हुआ का मतलब है कि कुछ ना कुछ कहता ना उनको सपोर्ट जो हो हमारी तरफ से था, भले वो आपके स्ट्रेटेजी के अंदर हो, चाहे आपके किसी भी कहता ना टेक्निकल या टैक्टिकल लेवल पे कोई सपोर्ट हो, कोई भी और ऐसी चीजें हो, तो सब तो तुम एडमिट कर रहे हो, फिर भी मतलब वो कहता ना खुली आंखों से जो मक्खी निकल रहे हो, कह रहे हो नहीं 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 टेररिज्म हम तो करते ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें पाकिस्तान जो है वो फिर भी हमसे भी ऊपर है इस मामले के अंदर। बाकी इंडिया जो है इस मामले में थोड़ा सा ठीक है, वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन का मामला। चलो तो ये आपके अजरबैजान टर्की वाला अभी जो आपका इश्यू चल रहा है ये है। आगे आप वैसे आईआर में पढ़ोगे तो शायद और डिटेल में इन चीजों को आप देख लोगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपकी पिनाका वेपन सिस्टम। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं रुद्रम फर्स्ट मिसाइल के बारे में। अच्छा ठीक है, वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन का मामला। चलो तो ये आपके अजरबैजान टर्की वाला अभी जो आपका इश्यू चल रहा है ये है। आगे आप वैसे आईआर में पढ़ोगे तो शायद और डिटेल में इन चीजों को आप देख लोगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपकी पिनाका वेपन सिस्टम। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं रुद्रम फर्स्ट मिसाइल के बारे में। रुद्रम फर्स्ट अभी तक जो अपन ने चीजें पढ़ी है ये ऐसी चीजें हैं या ऐसे वेपन सिस्टम या मिसाइल्स हैं जो कन्वेंशनल है, परंपरागत रूप से हम काम में लेते आए हैं। ठीक है, परंपरागत रूप से का मतलब है कि इनको डेवलप किए हुए कम से कम 10 साल हो चुके। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं जिन मिसाइल्स के बारे में, ये लेटेस्ट मिसाइल्स हैं जिनको पिछले 5-6 सालों के अंदर हमने डेवलप किया हुआ है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो 5-6 साल जो वो करंट का ही होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप हर दूसरे हफ्ते नई मिसाइल बना रहे हो, तो मिसाइल्स के अंदर टाइम लगता है। हर साल 1 या 2 आपकी स्पेशल टाइप की मिसाइल्स बनती हैं और वो सारी अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो नेक्स्ट आपकी रुद्रम फर्स्ट मिसाइल जो है इसको डीआरडीओ ने बनाया है। ये इंडिया की पहली स्वदेशी निर्मित इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित विकिरण रोधी मिसाइल है। एंटी रेडिएशन या विकिरण रोधी मिसाइल का मतलब क्या है? तो जहां से विकिरण निकल रहे, क्या मतलब विकिरणों को खत्म करेगा, ये रेडिएशन को खत्म करेगा? नहीं, जहां से विकिरण या फिर रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, ये ऐसे स्रोत को या सोर्स को डिटेक्ट करता है, और अगर वो मूविंग है तो उसको ट्रैक करता है, और लगता है कि हमारे लिए खतरनाक है तो फिर इधर से आपकी रुद्रम मिसाइल जाएगी और जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। अब आप कहोगे कि साहब ऐसे कौन से विकिरण उत्सर्जक स्रोत हैं या रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेस हैं जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं? तो जैसे दुश्मन की रेडार सिस्टम, दुश्मन का जो रेडार होता है उससे रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है भाई। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन क्या बोलते हैं इसका, कैसे फुल फॉर्म कैसे भूल गया यार मैं। हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रेडार जो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इससे आपकी रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती हैं
जो किसी भी टारगेट से टकरा करके वापस आती है इसके पास, जिससे इसको डिटेक्ट होता है या इसको पता चलता है कि साहब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कितना बड़ा है, शेप एंड साइज में कैसा है, किस डायरेक्शन में कितना स्पीड से चल रहा है। तो अगर दुश्मन का जो रेडार है उसको आपने डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब दुश्मन आपके लड़ाकू विमान या आपके हेलीकॉप्टर या आपके ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आप अंदर घुस करके उसको मार करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दुश्मन की कम्युनिकेशन साइट, दुश्मन के संचार केंद्र, जहां से वो क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन साइट है उनकी, यहाँ से वो दुश्मन की जो टुकड़ी आगे युद्ध में लड़ रही है और पीछे जो इनकी मिलिट्री कमांड है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है संचार केंद्र या कम्युनिकेशन साइट कि साहब यहाँ पे रियल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वो ये यहाँ से यहाँ तक आती है और ये बताते हैं मिलिट्री कमांड को। मिलिट्री कमांड आगे क्या करना है हमारे को, स्ट्रैटेजी, वो आपके एक्शंस वो बताती है और यहाँ से जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इसी को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब ये ब्लाइंड हो जाएंगे, इनको तुम घेर के पटक पटक के मारो पीटो भले ही ढंग से और इनको समझ में नहीं आएगा कि आगे हो क्या रहा है। तो दुश्मन के संचार केंद्र हो गए, दुश्मन के रेडार हो गए या फिर दुश्मन के जैमर्स हो गए, जो हमारे एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर के सिस्टम्स को जाम करते हो, तो आपने अगर उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया तब आपके एयरक्राफ्ट आराम से अंदर घुस के जाएंगे, आराम से मार के आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के दूसरे कोई भी आपके वॉकी टॉकी हो गया जो रेडियो तरंगों पे काम करता है, तो इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उनको ये डिटेक्ट करती है मिसाइल, ट्रैक करती है और इधर से मिसाइल जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यह भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। यह दुश्मन के विकिरण उत्सर्जक स्रोत का पता लगा सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है। इट कैन डिटेक्ट, ट्रैक एंड टारगेट एनी रेडिएशन एमिटिंग सोर्सेज ऑफ एनिमी सच एज, जैसे कि दुश्मन के रेडार, दुश्मन के संचार केंद्र और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जक उपकरण जैसे आपका वॉकी टॉकी हो गया, जैमर्स हो गया, उन सबको। तो ये आपके रुद्रम फर्स्ट मिसाइल, रुद्रम फर्स्ट मिसाइल जो है इसकी रेंज है आपके 200 किलोमीटर और इसकी गति जो है वो सब सोनिक और सुपरसोनिक दोनों टाइप की आती है। ये आपके 0.6 से लेके 2 मैक की स्पीड से चलने वाली मिसाइल है। रिसेंटली आपके रुद्रम सेकंड मिसाइल को, जो रुद्रम का एडवांस वर्जन था, उसको भी टेस्ट किया गया डीआरडीओ द्वारा और इसकी रेंज बढ़ा करके अब 200 से कर दी गई है आपके 350 किलोमीटर। तो ये बहुत अच्छी खासी आपकी रेंज हो जाती है भाई। तो हम दुश्मन के एरिया के अंदर काफी डीप तक उसके सिस्टम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मैंने आपको बोल के बता भी दिया, ठीक है। तो ये आपकी रुद्रम फर्स्ट मिसाइल समझ में आ गया और उसके बाद में रुद्रम सेकंड मिसाइल। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिशन शक्ति या फिर एसेट के बारे में। एसेट का पूरा नाम है एंटी सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट मिसाइल या एंटी सैटेलाइट सिस्टम या मिशन शक्ति, ये एक्चुअली डीआरडीओ और इसरो दोनों का ज्वाइंट वेंचर था, ठीक है। अब डीआरडीओ है इसका मतलब मिसाइल होगी इसके अंदर, इसरो है इसका मतलब इसके अंदर सैटेलाइट होगा, कुछ ना कुछ लेना देना होगा। असल में ये जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम या एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसमें क्या होता है कि हमारी तरफ से एक मिसाइल जाती है और ये मिसाइल जाकर के पृथ्वी की कक्षा में कोई दुश्मन का उपग्रह है जो चक्कर लगा रहा है उससे जाके टकराती है और उसको नष्ट कर देती है। अब हम दुश्मन की सैटेलाइट को क्यों नष्ट करना चाहेंगे? तो सामान्य परिस्थितियों में ये मिसाइल काम में नहीं ली जाती, ये काम में ली जाएगी वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आगे चल करके वॉर जो है वो बहुत एडवांस होते चले जाएंगे और उसके कारण से हो सकता है दुश्मन उन सैटेलाइट का उपयोग करके हमारी जासूसी करे। तो वॉर टाइम के अंदर भाई नॉर्मली जासूसी हर कोई करता है और बता के भी नहीं करता, वो पता चल जाता है, सबको पता चलता है कि नहीं नहीं साहब हम तो अर्थ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब तो अर्थ ऑब्जर्वेशन या अर्थ इमेजिंग में अब यही कर रहे हो तो जासूसी भी होती है उसके अंदर। लेकिन वॉर और सामान्य टाइम में कर रहा होता है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वॉर टाइम में अगर वो आपकी जासूसी कर रहा है तो उसको एग्जैक्टली पता रहेगा कि साहब आपकी मिलिट्री का मूवमेंट क्या हो रहा है, आपकी जो एयरबेस है वहां पे कितने फाइटर जेट्स हैं, कौन से विमान है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, उससे काफी अच्छा उसको आइडिया लग सकता है। तो अगर जासूसी कर रहा है तो उस मिसाइल को भेजो, उस सैटेलाइट को उड़ा दो। या फिर दुश्मन का कोई सैटेलाइट है जिससे वो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जाम करना चाहता है या हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जाम करना चाहता है, तो फिर आपको उसका सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को वॉर टाइम के अंदर, युद्ध टाइम के अंदर डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी तरफ से एक मिसाइल लॉन्च की जाती है जिसे कहा जाता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल और ये ओवरऑल सिस्टम कहलाता है एंटी सैटेलाइट सिस्टम। तो इसको डीआरडीओ और इसरो दोनों ने मिलकर के तैयार किया है, दोनों का जॉइंट वेंचर है। एंटी सैटेलाइट सिस्टम गतिमान उपग्रहों को नष्ट करने वाली एक मिसाइल आधारित प्रणाली होती है। एंटी सैटेलाइट सिस्टम इज अ मिसाइल बेस्ड सिस्टम टू अटैक मूविंग एनिमी सैटेलाइट्स। भारत की जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल थी एसैट मिसाइल, उसने लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा के अंदर लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक बहुत ही छोटा सा गतिमान उपग्रह था, उसको सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इंडियाज एसैट मिसाइल सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड अ मूविंग सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब
बहुत ही छोटा सैटेलाइट था। इससे आपको ये चीज पता चलेगी कि हमारी इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। इसरो का ही सैटेलाइट था, रिटायर्ड सैटेलाइट था, ठीक है, अभी किसी काम में नहीं आ रहा था और छोटा सा सैटेलाइट था। तो हमने सक्सेसफुली इसको डिस्ट्रॉय किया, तो हमारा प्रिसीजन और हमारी एक्यूरेसी और हमारी सफलता तीनों आपको इससे पता चल जाती है। और भारत इस टाइप की टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश है भाई। हमसे पहले ये काम कौन कर चुका? तो शीत युद्ध के टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में इस लेवल पे डरते थे एक दूसरे से, उनको डर था कि सैटेलाइट से भी कोई हमला कर सकता है, तो इन दोनों ने तो उसी टाइम पे डेवलप कर ली थी। फिर 1991 के अंदर यूएसएसआर का विघटन हो गया, फिर किसी दूसरे कंट्री को कभी इस लेवल पे डर लगा ही नहीं, कभी जरूरत रही ही नहीं, और अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग हो रहा था। लेकिन 2007 के अंदर चाइना ने इस टाइप की मिसाइल जो उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। जब चाइना ने किया तब हमारा भी दिमाग ठनका कि भाई हम तो जो है ना शांतिपूर्ण उद्देश्य कर रहे हैं स्पेस का, और ये जो है भाई साहब ऐसी मिसाइलें बना रहा है। अब चाइना को किससे खतरा है? तो चाइना को दो ही कंट्री से खतरा है, सो कॉल्ड अगर आप कह सकते हो तो, एक है यूएसए, एक है इंडिया। तो यूएसए के पास में तो ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, हमारे पास में तो नहीं है, तो हम तो पूरे पूरे बैकफुट पे हैं इसमें। तो फिर इंडिया ने भी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, और फाइनली हमने भी 2019 के अंदर ये क्षमता हासिल कर ली। तो भारत ऐसी क्षमता हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश है, यूएसए, रशिया, चाइना और उसके बाद में इंडिया, ठीक है। चलो, तो ये आपकी एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सेट जिसे कहा जाता है, या इसे मिशन शक्ति भी नाम आपके दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं QRSAM के बारे में। QRSAM का पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो SAM होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, इसको अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा लेना। इसको सैम बोलते हैं। सैम मिसाइल्स बहुत एडवांस लेवल की मिसाइल्स होती हैं और बहुत खतरनाक मिसाइल होती है भाई, बहुत डेडली होती हैं। सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल। ये बहुत डेडली होती है, हर कोई इनसे भयंकर घबराता है, भयंकर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है इसमें, क्योंकि ये असल में ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो लड़ाकू विमान और को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होती है। लड़ाकू विमान से तेज कुछ नहीं चल सकता भाई, तो लड़ाकू विमान को डिटेक्ट करके अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रही है मिसाइल, तो अपने आप में वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है और बहुत तेज चलने वाली मिसाइल है। तो SAM या फिर सैम मिसाइल्स बहुत एडवांस होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। यहाँ पर है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन, क्विक का मतलब होता है त्वरित या बहुत तेज, और रिएक्शन का मतलब है प्रतिक्रिया। एक होता है एक्शन, क्रिया, एक होता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो यानी कि यहाँ पे कोई न कोई इंडिया के ऊपर एक्शन होगा, तब रिएक्शन के स्वरूप में या प्रतिक्रिया के रूप में हमारी तरफ से मिसाइल लॉन्च की जाएगी। यानी कि ये जो आपका QRSAM है, ये बेसिकली इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडियन आर्मी का, कि हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर यदि कोई हवाई हमला होता है, अगर कोई हवा के माध्यम से हमला करने आता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्शन जो हुआ इसके अगेंस्ट इधर से रिएक्शन होगा, और इधर से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जाएगी, उससे जाके टकराएगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसको DRDO ने डेवलप किया है। यह भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इट इज एयर डिफेंस सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी, और इसने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस किया है। इट हैज रिप्लेस्ड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी जो रेंज है वो है आपके 30 किलोमीटर। आकाश मिसाइल जो है उसकी रेंज कितनी थी भाई, बताओ देखें। आकाश जो मिसाइल है वो भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल थी, याद है आपको, सतह से हवा में वार करने वाले, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, दोनों की दोनों। तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश की रेंज थी 30 किलोमीटर, इसकी भी रेंज है 30 किलोमीटर। तो फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ये क्यों रिप्लेस कर रहा है भाई, वही काम में ले लेते। नहीं भाई, रेंज भले ही वो है, और रेंज अपन को उसी हिसाब का ही बनाना था सिस्टम, तो रेंज भले ही वो है, लेकिन सिस्टम बहुत एडवांस है। कैसे? ये आपके 360 डिग्री कवरेज देता है आपको, यानी कि चारों दिशाओं से किधर से भी अटैक हो गया ना, ये सबको साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इधर से आपके मिसाइल जो उनको लॉन्च कर सकता है। प्लस ये आपके एक साथ अनेक निशाने लगाने के अंदर सक्षम है, कि चारों दिशाओं के ऊपर ये नजर रख सकता है, निगरानी रख सकता है, किधर से भी अटैक हो बने, और दूसरा कितने भी अटैक हो सबको ये साइमल्टेनियसली डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, और उनको काउंटर करने के लिए इधर से इंटरसेप्टर मिसाइल्स को लॉन्च करेगा या उसको नष्ट कर देगा। तो ये हमारा QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी अगर आपको पता हो तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम काफी आपके चर्चा में रहा है ना। तो सिर्फ आकाश नहीं है भी, अपने पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको और हमको पता ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको मतलब सिंपल सी ही चीजें बोल रहा हूँ। अभी क्या है कि ऐसी चीजें चल रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें हमारे को अभी तक बताई नहीं हमें, क्योंकि अपने क्या है कि भावुक होते हैं जनता, और भावुक होकर के जनता जो बहुत सारी चीजें जो वो कतन बोल देती है, लिख देती है, कर देती है, तो आप दुश्मन को कोई एडवांटेज नहीं देना चाहते हो।
भाई जब इंडिया के लोगों को ही नहीं पता है तो दुश्मन को बहुत सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है उसको भी नहीं पता चल पाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वही ये सारी चीजें कर रहा है। मेरे को पर्सनली जितना समझ में आता है, क्योंकि अकेला ये दो चार जो आपके दो सिस्टम है इनसे काम नहीं होता भाई। आपका QRSAM है, हमारा पंथसिर है, ठीक है, बहुत सारे आपके एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास में, बहुत केपेबल है। S-400 तो माई बाप है सबका, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे अपन उसको डिस्कस भी करेंगे, तब भी मैं आपको उस चीज को बताऊंगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो, लेकिन वो बहुत महंगा है। तो मेरे को जैसा लगता है कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस बहुत प्रोफेशनल है, समझती हैं इन चीजों को, और कोई मजबूरी रही हो तो एक अलग बात है, बाकी हम जो ना जैसी चीज है उसको वैसे ही टैकल करने में सक्षम है, वैसे ही हमने किया होगा। क्योंकि असल में होता क्या है, दुश्मन की तरफ से ये जो ड्रोन आ रहे हैं ना, ये बहुत सस्ते हैं। ये टर्किश ड्रोन हैं और ये बहुत सस्ते हैं, लगभग 4 लाख 5 लाख के आसपास का आपका एक ड्रोन पड़ता है वो, ठीक है। और इधर से हमारी जो मिसाइलें जाती है ना, S-400 की एक मिसाइल जो है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, वो इतनी महंगी है वो मिसाइल जो है, कई करोड़ों के अंदर है। कई करोड़ों का मतलब जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है भाई, 20-20 करोड़ के आसपास की एक मिसाइल पड़ती है वो आपको, ठीक है ना, S-400 की। तो कहाँ 4 लाख का ड्रोन आ रहा है और उधर से तुम जो वो 20-20 करोड़ की 25-25 करोड़ की मिसाइलें लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये सेंसिबल नहीं है। हमने उस हिसाब से यूज की भी है सिस्टम्स, या तो S-400 है वहां पे तो वो टैकल कर लेगा, अदरवाइज हमने उस हिसाब से सिस्टम्स वहां पे लगा रखे हैं। QRSAM होगा वहां पे, नहीं है तो आपका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम होगा, नहीं है तो हमारे पास में बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, कि जो क्या करते हैं कि आपके उधर से ड्रोन आ रहा है तो इधर से आपके एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजी जाती है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आपका डैमेज हो जाता है और वो आपके आकर के नष्ट हो जाता है। आगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ उसके बारे में, आगे अपन पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइप के खूब सिस्टम्स हमने यूज में लिए होंगे, मैं श्योर हूँ इस चीज को लेकर के, क्योंकि S-400 को यूज करना अपने आप में जो ना वो बहुत खराब काम हो जाएगा फिर, कि अगर आपने थ्रू आउट S-400 को यूज किया है, इतना महंगा पड़ेगा आपको हमको कि वो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो ये QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इस टाइप का सिस्टम होते हैं भाई। इसको आप कहीं पे भी ले जाओ, कहीं पे भी ले जाके तैनात कर दो, वहां से आपके जो है दुश्मन की तरफ से आने वाले हमले को ऑलरेडी आपका रोक देगा। ये जो अस्त्र मिसाइल है और QRSAM है, ये आपके इस बार मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भाई, जस्ट पिछला जो आपका मेंस हुआ है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था, सीधी सीधी जो अपने यहाँ पे चीजें लिखी हुई है एज इट इज चीजें वहां पे लिखनी थी, और जितना मोटा मोटी था आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो ऑलरेडी आपको नोट्स में लिखा हुआ भी था। नहीं है तो आपको और कोई एडिशनल चीजें ध्यान हो तो आप उसके अंदर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लिखो देखें इसको। तो आपने जहां पे पिनाका लिखा है उसके बाद में एक लाइन खींच देना भाई, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अभी भी चलने को वही चल रहा है, अदर इंपॉर्टेंट मिसाइल्स ही चल रही हैं, लेकिन अब अपन जो पढ़ रहे हैं ये करंट बेस्ड मिसाइल्स हैं भी आपकी, कि पिछले 4-5 सालों के अंदर बनाई गई हैं और अपने टाइप की बहुत स्पेशल ये मिसाइल्स हैं। तो एक लाइन खींच करके उसके बाद में आप ओके भाई।